हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आइए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए सारे चैप्टरों का रिवीजन वीडियो, जिसमें केवल थ्योरी की बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण वीडियो बन सकता है। यानी थ्योरी से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होता है जो प्रश्न यानी परीक्षा में डायरेक्ट मैच करता है और डायरेक्ट जो है थ्योरी पर ही बनता है। वैसे क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बहुत ही जल्द समय में पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर लेंगे, थ्योरी का केवल। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन आप लोग तो बनाए हुए होंगे, उस पर बाकी अब आधारित समझ पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जिसको रियल नंबर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या पता ही होगा, जिसको एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक संख्या को आई या जेड से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है कि माइनस से प्लस 1 से स्टार्ट होता है। जिससे संख्या रेखा पर तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, पता है ना। फिर क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो इसको आई प्लस कर देंगे तो 1 2 3 धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आई ऋणात्मक, और इसको माइनस से लेके माइनस अनंत तक चला जाएगा, ठीक ना। और देखिए, जीरो की बात करें तो जीरो जो है, जीरो को छोड़कर बाकी बची हुई संख्या पूर्णांक संख्या होता है। ये जो है जीरो जो होता है एक शून्य पूर्णांक होता है। क्या होता है? शून्य पूर्णांक। आपको परिमेय संख्या पता है, परिमेय संख्या के अंदर में जो है पूर्णांक संख्या होता है, भिन्नात्मक होता है, दशमलव संख्या, सारे होता है। तो ये सब के सब जो है परिमेय संख्या में आता है। और अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं होता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे रूट में रहता था, और पाई भी याद रखिएगा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और जो रूट से बाहर नहीं हो सकता है उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पता है आपको वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या को आर से डिनोट करते हैं। तो वास्तव में ये संख्याएं जो होती है, पहले संख्या जिसे, तो ये वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक का होता है जो रूट के अंदर माइनस में लिखा हुआ रहता है, और इसका तो कोई प्रकार नहीं होता। वास्तविक संख्या 2 पार्ट में होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय होता है, ठीक ना। आइए अब इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि देखिए, यहाँ पर मानपुर नालंदा बिहार भारत विश्व में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या समझे कि मतलब मानपुर में रहने वाला नालंदा के कहलाएंगे, यस, लेकिन सब नालंदा में रहने वाला मानपुर के नहीं कहलाएंगे, ये तो क्लियर है। फिर क्या है, मानपुर नालंदा में रहने वाला बिहार के कहलाएंगे। फिर बिहार नालंदा मानपुर में रहने वाला भारत के कहलाएंगे। पर सभी लोग भारत के रहने वाला, भारत में सब रहने वाला बिहार के तो नहीं कहलाएगा। कोई झारखंड के होगा तो कोई उड़ीसा के होगा, है ना। तो बहुत अलग अलग जो है अपना राज्य के अलग अलग राज्यों का होगा भारत में, और भारत में रहने वाला विश्व में क्या कहलाएगा। उसी तरीक़ा से कौन किसके संख्या के अंडर में है, तो प्राकृत जो है पूर्ण संख्या के अंडर में है, और प्राकृत पूर्ण जो है पूर्णांक के अंडर में है, और ये तीनों के तीनों जो है फिर परमेय के अंडर में, ठीक। और अपरमेय है, सबसे हट के है। और वास्तविक की बात करें तो कुल जो है आपका वास्तविक संख्या में आ जाता है, कुल के कुल। चलिए अब देखिएगा, इसमें कुछ एनालिसिस क्वेश्चन कर दिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन असत्य है। तो अगर प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिए हैं तो बन जाएगा पूर्ण संख्या बिल्कुल सत्य है। और ये पूर्णांक संख्या, तो ये पॉजिटिव और ऋणात्मक दोनों होता है, सत्य है। अति वास्तविक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक सब होता है, सत्य होता है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, बिल्कुल सत्य होगा। देखिए, अब ये जो है क्या, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में कह देंगे क्या, वास्तविक संख्या और माइनस परिमेय संख्या, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, सत्य है बिल्कुल। आई पॉजिटिव एन, तो ये सत्य होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या भी होता है, पता होगा। अब देखिए, नोट पॉइंट याद रखिएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि सब वास्तविक परिमेय होगा, ठीक ना। पर परिमेय वास्तविक होगा, अपरिमेय वास्तविक होगा, क्लियर है ना। चलिए और देख लीजिए फॉर्मूला, परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होगा, शून्य प्लस धनात्मक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, परिमेय प्लस परिमेय तो परिमेय भी होगा, वास्तविक भी कहलाएगा। 2 √2 + 9 अपरिमेय होगा, वास्तविक भी होगा, ठीक ना। 7 अगर देखिए जेड पॉजिटिव लिख दिए तो जेड पॉजिटिव माने प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या परिमेय, ये भी हो जाएगा। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तो परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक तीनों होगा। क्या होगा? तीनों होगा, पता चल रहा है ना। ये तीनों के तीनों हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय वास्तविक। चलिए तो अब कुछ जो है उदाहरण देख लीजिए। 3 +
नो जो है ये नो है तो ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय को वास्तविक भी बोलेंगे। त्रिपल ये भी आपका परिमेय संख्या होगा क्योंकि रूट नो है तो बाहर निकल जाएगा। अब बाकी 3/2 तो परिमेय है, ये वास्तविक भी बोलेंगे इसको। अब ये देखिए रूट 2 से रूट खत्म तो परिमेय होगा, इसको वास्तविक भी बोलेंगे। बाकी ये सब थ्योरी है, सब क्लास में पढ़ा दिए। वास्तविक यूक्लिड विभाजन है, फिर दूसरा यूक्लिड विभाजन है, तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ ने दिया था जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अली ख्वारिज़मी, ठीक है। और इन्होंने ही ये बताए थे है ना इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि जो दिया था कंसेप्ट, यह शब्द जो है अलजेब्रा से लिया था, ठीक है ना। अलजेब्रा इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है। अलजेब्रा या पुस्तक जो है हिसाब अल जर अलम मुवला है से है ना। अल जर अल मुकाबला से है, अल मुकाबला से यानी अल जर व मुकाबला से लिया गया है, ये किताब से, बुक से, बुक का नाम है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उल्लेख सबसे पहले यूक्लिड एलेटिक्स की पुस्तक 7वीं वर्ग में की गई थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं और इसी को बोलते हैं भाग लेमा। यूक्लिड विभाजन सूत्र को ही बोलते हैं भाग लेमा, जो 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। आइए तो पहला प्रमेय क्या है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक और भी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएँ होंगे, पूर्ण अद्वितीय संख्याएँ, जो क्या हो जाएगा ए और बी, यहाँ पर बी होगा, ए और बी विद्यमान है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा। तो यहाँ अर्थ समझा दिए हैं कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा आता है। या इसी को हम फिर सजाएंगे, इससे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरह से बाकी ये सब तो उदाहरण वगैरह बताया हुआ है कि ये विषम संख्या का रूप है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब तो हिसाब है, ठीक ना। आइए अब यहाँ से क्लियर हो गया, ये रूप का तो पता ही होगा कि कैसे रूप करना, थ्योरी केवल करा रहे हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी में आपको फिर क्या मिलता है, तो लासा और मासा, तो ये भी होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इससे जो होता है आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हो, ये महत्तम समावर्तक मात्रक बोलते हैं। आप इस तरीक़ा से भाग विधि से निकालिएगा, जैसे आप लोग को बताया गया क्लास में कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो ये जो 45 होता है यही मासा कहला जाता है, ठीक है ना। बाकी तो ये सब कंप्लीट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालना है लसा मासा। ये केवल मासा निकलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय सूत्र से, गुणनखंड विधि से भी निकलता है। इसको गुणनखंड कर दीजिए, जो जोड़ा मिलेगा वही मासा हो जाएगा, सब में रहेगा तब, ठीक ना। ये सब तो पता है ही होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हमने देखे क्या लासा और मासा के बारे में देखे है ना। और आप लोग को पता अंगनित आधारभूत जो होता क्या होता है, तो अंगनित आधारभूत जो होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अंगनित आधारभूत प्रमेय कहलाता है। जैसे 120 है तो इसको गुणनखंड अभाज्य में लिख दिए तो ये हो गया अभाज्य, ये क्या बोलता है अंगनित आधारभूत यानी गुणनखंड हो गया, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप जो है मासा लासा सब बना सकते हो। और देखिए यहाँ पर मोस्ट वीवीआई सवाल लिखा हुआ भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 हो तो बी बड़ा हो जाएगा ए से। जब बी देखिए क्यू 0 हो गया तो बी बड़ा हो जाएगा ना ए से। अब पता ही है, अब पहले क्यू जो है इधर होता है, आपने 0 बार में लगा ही दिया तो इसका मतलब है ये 2 था ये 5 था तभी ना 0 लगाया, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो है आपका बड़ा हो गया ए से। तो इस तरीक़ा से ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और नीचे जो आएगा आर होगा। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा तब आर बराबर बी ए को विभाजित करेगा तब बी ए को काटेगा तभी ना आर बराबर 0 मानो आएगा। चलिए देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के निम्न स्वरूप का होता है, तो विषम का ये रूप होता है 2m + 1, ठीक है। और नेक्स्ट में देख लीजिए किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक के निम्न सम पूर्णांक के लिए तो 2m होता है, 2m + 2 भी होता है, ठीक है ना, 2m + 2 भी होता है, याद रखिएगा। और ये भी वीवीआई सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए किन्हें परिकलित करता है, किन्हें सूचित करता है, तो मासा को, क्योंकि 2 धनात्मक पूर्णांक केवल मासा निकालने में प्रदान करता है सहायक।
और फिर कैलकुलेट विभाजन एल्गोरिथम दो ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में से किसे परिकलित करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। ऋणात्मक के लिए परिकलित करते हैं नहीं, धनात्मक के लिए यही होता है मासा, पर ऋणात्मक के लिए किसी को नहीं परिकलित करता है, ना ही लासा को परिकलित करता है ना ही मासा को, ठीक है ना। बाकी तो आप लोग के तो आता ही है, ये सब कैसे निकालना भाज्य गुणनखंड विधि से बता चुके हैं। इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फार्मूला को याद रखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मासा गुने लासा था, अर्थात ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM, यानी लासा गुने मासा। और फिर पूछेगा पहली संख्या है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। अब पहली संख्या को ए से डिनोट करते हैं, दूसरी संख्या को बी से। अगर पहली पूछेगा तो क्या हो जाएगा, LCM गुना क्या हो जाएगा HCF बटा में बी। अगर यहाँ से बी रहता तो बटा में ए हो जाता। तो इस तरीक़े से देखिए यहाँ पर लिख ही दिए, ए बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM बटा बी। अगर बी पूछा तो बटा में ए हो जाएगा, HCF पूछेगा तो ए गुना बी, बटा में LCM होगा। LCM पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बटा में HCF हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। तो इतना कंप्लीट हो गया ना। तो ये था इसके लिए मेन थ्योरी था, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते, और हाँ एक थ्योरी को इसको याद इधर ने, और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा। परमेय अपरमेय तो पढ़ा चुके हैं, है ना। केवल आप लोगों को ना थ्योरी का ही डिस्कस करा रहे हैं। चलिए परमेय अपरमेय को भी डिस्कस करवा देते हैं। ये जो है आपका अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीक़े से रूट से बाहर नहीं निकल रहा, स्वतंत्र नहीं है, ये भी आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब ये देखिएगा तो ये परमेय संख्या रूट 3 कट जाएगा, 5 बचेगा ना। अब देखिएगा इसमें तो इसको हल किया हुआ है, तो इतना आया हल करके, तो ये भी अपरमेय संख्या। ये आपका जो है आपका परमेय संख्या, क्योंकि हल करिएगा तो रूट पाँच रह जाएगा, तो कट जाएगा, तो 2/5 तो परमेय संख्या बन जाएगा ना। उसी तरीका से छठा नंबर देखिएगा 3 माइनस में रूट 125, ये भी रूट 125 है, तो ये भी अपरमेय संख्या, क्योंकि 125 किसी का वर्ग नहीं होता, और तो वर्गमूल कहाँ से होगा। 7 नंबर भी अपरमेय है, 8 नंबर भी अपरमेय है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हो रहा है। बाकी आप समझ चुके होंगे, परमेय अपरमेय बहुत ही अच्छे विस्तार से पढ़ाए हैं। देखिए आप लोगों को ना परमेय संख्या अपरमेयता सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, तो इसको सिद्ध करना, जैसे √2 कहेगा परमेय संख्या है, तो √2 अपरमेय संख्या, तो इसको विपरीत मान लेना है। क्या मान लेना है जी, विपरीत। विपरीत मानने से क्या होता है ना, विपरीत मानिएगा तब आगे बढ़ पाइएगा ना। तो यहाँ √2 जो है सिद्ध करना है कि एक परमेय संख्या नहीं है, अन्य परमेय संख्या, तो मानना पड़ेगा। तो जैसे मानिएगा तो P/Q के रूप में लिख पाइएगा नहीं, तो जहाँ P और Q को क्या पूर्णांक को = नॉट 0, और उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करिएगा ताकि रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, P और Q में यहाँ पर तो एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से 2 बराबर क्या हो जाएगा, P² Q², इसके बाद क्रॉस गुना करिए तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 2Q², तो 2 इधर आ जाएगा गुना में, तो भागा में। तो हम बोलेंगे ना कि P² 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम बोलेंगे ना कि P भी यहाँ पर विभाजित होगा। और इसके बाद P की जगह पर मान लीजिएगा 2K, जो भी मानना है 2x 2K, अब मान करके फिर रख दीजिएगा 2K का मान। उसके बाद फिर इसको डिनोट करना है, एक बार Q करना है तो एक बार P को। अब यहाँ पर देखिए Q² 2 ला दिए ना, Q² बराबर, तब बोलेंगे Q² 2 से पूर्णतः विभाजित है, तब Q भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि P और Q में 2 के अलावा कोई तो घनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं आ रहा, इसलिए मेरा मानना गलत हो गया कि √2 एक परमेय संख्या था। सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरमेय संख्या। ये हालांकि क्लास में करा चुके हैं बहुत ही विस्तार से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और याद रखिएगा ये 2 + √3 अपरमेय संख्या होता है, 3 - √7 अपरमेय होता है, 2 √3 अपरमेय, ये सब जो है अपरमेय संख्या हो गया। चलिए और देख लेते हैं, ये तो हो गया सिद्ध करने वाला। अब देख लेते हैं क्या हम लोग परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या आता है, तो सबसे पहले शांत और अशांत को समझेंगे, ठीक है ना। तो शांत देखिए क्या होता है, वैसी परमेय संख्या जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक में जा करके फिर से कट जाए, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे 2/5 है, देखो 0.4 तक में कट गया, ये भी कट गया, फिर ये भी और ये भी, तो इस तरीक़े से जो है कट गया। अशांत देखिएगा, अशांत क्या कहेगा कि वैसे परमेय संख्या जो दशमलव के बाद चलकर भी नहीं कटता हो, इसे अशांत बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या 10/3, तो 3 से भागा लगाते रहिएगा, 3 तिया 9, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, यानी यहाँ पर 1 बचेगा ना, फिर 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया 1, फिर 0 3, तो ये कटने वाला नहीं है, ठीक है ना, आप खुद ही भागा दे सकता है।
शांत और अशांत में क्या अंतर होता है? देखिए, यह दशमलव के बाद कट जाता है और ये नहीं कटता है। शांत को ही शांत दशमलव प्रसार करते हैं, अशांत को ही अशांत दशमलव प्रसार करते हैं। अब देखिए, अशांत जो होता है ना, दो तरह का होता है, अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ समझिएगा, आवर्ती जो रिपीट होता है एवं अनावर्ती जो रिपीट होता है ना, वो परमेय संख्या होता है, और जो इस तरीक़ा से होता है वो अपरमेय संख्या होता है। जैसे 2.01001 फिर 0001 ये सब अपरमेय हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा, है ना, ये सब देखिए, ये सब होमवर्क मिला हुआ जो पढ़ाए थे पिछले बार। अब देखते हैं आगे, ये तो कंप्लीट हो गया शांत शांत। अभी और क्या देखेंगे, तो शांत दशमलव के रूप को p/q के रूप में लिखना, परमेय संख्या के रूप में लिखने का नियम। तो फार्मूला डायरेक्ट होता है कि दशमलव के छोड़कर अंकों को उसी क्रम में लिखने पर शांत दशमलव के लिए होता है, ठीक है ना। अब बटा में 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो देख सकते हैं 0.25 है ना, तो इसको क्या करिएगा, सीधे ऐसे आप लिखिए ना, बहुत आसान है। 0.25 फार्मूला नहीं रखिए, सिर्फ दशमलव हटाइए, एक दीजिए और 2 जीरो, जाए अंक होगा जाएगा 0। 25/100 तो 25 चौका 100, तो 1 यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से ऐसा ऐसा सवाल बहुत रहेगा, तो बना लीजिएगा, है ना। आप देखिएगा अनपसानी दशमलव को, तो अनपसानी दशमलव को लिखने का एक तरीका बताते हैं शॉर्टकट में। हालांकि आप इस तरीक़े से मान सकते हैं, अनपसानी जो रिपीट हो रहा है वो जो अनपसानी अन्ना से बढ़ जाता है, कटवेन करता है, तब p/q के रूप में लिखना होता है। तो इसको सबसे पहले 4 माना जाता है, x बराबर। तो इसको मान लिए या इसे लिख दिया या ऐसा लिखे, तीनों का मतलब एक ही हो गया। और जो पुनरावृत्ति खंड रहेगा ना, रिपीट रहेगा, उसको 2 बार लिखिएगा, हो गया। यहाँ पर ही 2 बार लिखे, लेकिन एक ही को ना 9 अंक वैसा है। तो इसको क्या करेंगे कि कह देंगे कि यहाँ पुनरावृत्ति खंड 9 है, जिसमें केवल 1 अंक है। तो 1 अंक है तो 10 पर पावर 1 अर्थात 10 से गुना करेंगे दोनों में। समीकरण है 1 में दोनों तरफ गुना करेंगे, ठीक। तो दोनों तरफ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हल करके 10 1 से बराबर 9.9 इतना आवेगा। लेकिन हमें क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। 9.9 आवेगा तो 2 बार लिखिएगा पुनरावृत्ति खंड को, तो 2 बार यहाँ लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद क्या करिएगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाना, बड़का माइनस छोटका कर देना, बाकी आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह से बना हुआ। अब इसका देखिएगा एक शॉर्ट फार्मूला होता है लिखने का, परिमेय संख्या बराबर, ठीक है, आसान दशमलव का, दशमलव को छोड़िए, अंकों को लिखने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, माइनस प्रथम वर्ग के पहले तक में जो बनी अंकों की संख्या होता है उसको लिख देना। अब फिर हो जाएगा बटा में 10 पर पावर m और माइनस 10 पर पावर n। तो m का मतलब क्या होता है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। n का मतलब होता है दशमलव बिंदु के बाद अनवरत अंकों की संख्या। जो अनवरत है, जिस पर रिकॉर्डिंग नहीं है, उसको लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर बता दिए हैं 0.9, तीनों का मतलब एक ही होगा। अब इसको लिखना परमेय संख्या के रूप में, तो दशमलव को छोड़ दिए ना, देखिए दशमलव के यहाँ पर छोड़ दिए, 0 9 माइनस 0 लिख दिया। 0 क्यों लिखे, तो प्रथम वर्ग तक में पहली बनी जो अंक है, ये तो इस पर अवर्त है, तो पहली इतनी तक नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, तो 9 हो जाएगा बटा में 10 पर पावर 1। यहाँ पर 0 क्यों हो गया पता है, क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद अनवरत एक को नहीं है, इधर कोई है तो ये तो व्रत वाला है, रिपीट वाला है, तो जो नहीं रहेगा तो इसको 0 कर देना। इसलिए 10 पर पावर 1 माइनस 10 पर पावर 0, तो इसका मान आ जाएगा 10 पर 10 एगो 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी घात पर पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। तो 10 में से गया 9 बटा 9, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से आप इसको बनाइएगा। देखिए 0 क्या, ध्यान दीजिएगा जी, 0 क्या है, 1.8, 0.18 है, 0 क्या है यहाँ, 0.18। दशमलव को छोड़िए, अंकों को लिखिए, तो मैंने लिख दिया। और इसके बाद दोनों पर अवर्त है, तो दोनों पर अवर्त है, तो प्रथम अवर्त तक में तो इतना ही होगा 0। अब बटा क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब माइनस से को अनवरत नहीं, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर तो रिकॉर्डिंग है ना, अनवरत खोज रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, 10 पर पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100, और माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 बटे 10 में से गया कितना, तो 99 क्षति। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 क्षति 18, और ये हो जाएगा क्या, या 2 नमा 18 कर दीजिए, अगर नमा 99, तो 2 बटा 11 हो जाएगा, ठीक ना। आया हुआ भी है 2 बटा 11, ठीक। चलिए देखिए यहाँ से, तो इस तरीक़ा से हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती, बिल्कुल। यदि a और b के बीच में एक परिमेय संख्या लिखना हो तो a + b/2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा एक परिमेय संख्या। समझ गया ना, a और b के बीच एक परिमेय संख्या हो तो a + b/2,
तो एक परिमेय संख्या लिखा जाएगा। जैसे 2 और 3 के बीच में एगो लिखना है तो 2 + 3/2 तो हो जाएगा 5/2 यानी 2 दूनी 4 2.5 आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा रिपीट, देखिए भाग गया कहाँ। तीसरा रिपीट संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है अवर्त संख्याओं को, अर्थात अवर्त संख्या को जो रिपीट होगा वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। और समझिएगा रिपीट नई संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं और इसको अनवरत संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो अनवरत हो जैसा तैसा चलते चल जाता है। शांत और अशांत पहचानने का नियम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जिन पर देखिए परिमेय संख्या लिखाएगा, परिमेय संख्याओं का हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो तो वह शांत होगा। क्या होगा? शांत। अगर नहीं है तो अशांत होगा। ठीक। 2 या 5 या दोनों के अलावा कोई और संख्या सम्मिलित रहे तो वह शांत हो जाएगा। जैसे देखिए 2/7 है तो इसमें अभाज्य जो है हर का अभाज्य 7 है तो इसलिए अशांत हो जाएगा। 6 है तो 2 × 3 3 आ गया जिसके चलते अशांत हो गया। अभी 4 है तो 2 × 2 लिखेंगे तो ये 2 आ रहा है तो शांत हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ तो ऑलरेडी आया हुआ है 2 और 5 है तो शांत होगा ऑलरेडी। देखिए ये 100 है तो यहाँ पर जो हो जाएगा 10 × 10 एक को 10 के 2 × 5 लिखेंगे फिर लिख देंगे 2 × 5 तो दोनों आ रहा तो इसलिए शांत हो जाएगा। अब देखिए शांत परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने का नियम। शांत परिमेय संख्या को ना दशमलव में लिखने का तरीका तो शांत रहेगा तो आराम से देखिए जितना हर में 0 रहेगा उतने अंक पर जाएगा, 0 रहेगा ना उतने अंक के पीछे पॉइंट होगा। तो देखिए 2 के पीछे क्या हो गया? पॉइंट। 2 को 0 है तो 2 अंक के पीछे पॉइंट। ये तो बिल्कुल ईजी है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। ये भी बना लीजिएगा, ये भी। तो ये तो कंप्लीट हो गया कि कैसे लिखना है। एक मोस्ट वीवीआई सवाल जान लीजिएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, कई धावक? 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे लगाते हैं तो एक ही बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा? तो इसको क्या करना है 1 3 5 इस तरह के सवाल को क्या कर देना है, इस तरह के सवाल को हमेशा लासा निकाल लेना है। ठीक है ना। तो 1 है 3 है और 5 है तो सीधा लग जाएगा 5 या 15 ही हो जाएगा। ठीक है ना। लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो इसलिए ऑप्शन में आपका डी जो दिया हुआ सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बाकी तो ये सॉल्यूशन है, आराम से बना लीजिएगा। अब आइए हम लोग बहुपद में प्रवेश करते हैं, बहुपद का थ्योरी को समझेंगे। तो देखिए किसी बहुपद में उपस्थित विभिन्न पदों में चर के गुणांक को बहुपद कहा जाता है। चर के गुणांक बहुपद का गुणांक कहलाता है। चर के गुणांक जो होता है बहुपद का गुणांक होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5x³ तो x³ में 5 गुणांक है, x² में +3 गुणांक है, x में -7 गुणांक है और x पर पावर 0 का गुणांक 5 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर √3/x²। तो इसमें अब एगो बता दिए ना, बाकी सब समझ लीजिएगा। यानी चर के जो गुणांक रहेगा उसी को लिख लेना चिन्ह के साथ। बहुपद के घात क्या होता है? तो बहुपद के घात पता है। यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के अधिकतम घात, चर के अधिकतम घात यानी चर के जो सबसे ज़्यादा घात रहेगा ना वही बहुपद की घात होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पावर 3 है ज़्यादा इसलिए बहुपद की घात हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा पावर 7 है तो इसलिए बहुपद की घात 7 हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा रहेगा सवाल तो बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा। चलिए देखिए अब बहुपद के प्रकार को जानते हैं जी। बहुपद के प्रकार क्या होता है तो समझने का प्रयास करिएगा। व्यंजकों या पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य, अचर। तो देख एक पदी में क्या होगा? एक पद होगा। देखिए कॉमा दे के लिखा हुआ है। एक पद होगा। द्विपदी में 2 पद रहेगा साथ में। त्रिपदी में 3 गो रहेगा और शून्य में क्या रहेगा? तो शून्य गुणांक रहेगा। चर में शून्य गुणांक रहेगा। अचर में x y ये सब जो चर रहता है ना वो सब चर राशि नहीं रहेगा, अचर रहेगा केवल। देखिए यहाँ से ये तो बताया हुआ, एक पदी मैंने बता ही दिया, द्विपदी बता ही दिया। अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं क्या घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर क्या? तो बहुपद के प्रकार। ठीक है। तो बहुपद के प्रकार क्या होता है? एक रैखिक बहुपद या इसी को कहते हैं एक घातीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, तीसरा त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। तो चतुर्थ घातीय तो ना पढ़ना है ज़्यादा, मैनुअली रूप से द्विघात तक ऐसे ज़्यादा त्रिघातीय पढ़ना पड़ते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा जी। रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद को ही कहते हैं जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है। जिस बहुपद में अधिकतम घात 1। तो जैसे देखिए ये तीनों उदाहरण देखिए। चर में अधिकतम घात क्या है? क्योंकि x पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। x + 3 लिख दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। 2x + -3 लिख दिया तो कुछ नहीं तो यहाँ 1। तो इसलिए सबके
में अधिकतम घात हो जाएगा। पूछेगा रैखिक बहुपद के अधिकतम घात, तब बोलिएगा 1 होता है। तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्या, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। बी का मान 0 हो जाए ना कोई दिक्कत नहीं है, पर ए का मान 0 हो जाएगा तो फिर एक्स नहीं रह पाएगा। जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी है, एक्स से नहीं रहेगा, 0 कर दिया, 0 इंटू एक्स से, तब बी तो 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कम से कम ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान 0 होगा तो चलेगा, ए का मान 0 नहीं। आप उदाहरण देख सकते हैं इस तरीक़ा से, ए बराबर 3 है, बी बराबर 5 है, वास्तविक संख्या हो गया ना। देखिए 2 नंबर में देखिएगा दोस्तों, x तो यहाँ पर जो है x प्लस 0 की तुलना करते हैं तो एक्स प्लस बी से करने पर a बराबर 1 b बराबर 0, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद, है ना। एक घातीय बहुपद, समझ गए। द्विघातीय, जिस बहुपद के अधिकतम घात क्या हो जाएगा, द्विघात, तो द्विघात तो 2 घात, घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो द्विघातीय होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि अधिकतम घात 2 होगा। द्विघातीय बहुपद के अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, पता है ना। इसका व्यापक रूप जो होता है इस फॉर्मेट में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या यानी बिलोंग्स टू करता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी किसको फॉलो कर रहा है, तो वास्तविक संख्या को। ए बी सी और बिलोंग्स टू आर ऐसे लिख देगा, नहीं समझा। ए देखिए ऐसे लिख देगा, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है किसको, वास्तविक संख्या को। इसमें भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाए तो हो जाए चलेगा, लेकिन बाकी ए हो गया तो नहीं चलेगा, नहीं दौड़ेगा। त्रिघातीय बहुपद को समझिएगा, तो जिस बहुपद के अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 घात है, 3 घातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। इसमें देखिएगा 3 घात है, अगर सिंगल ऐसे भी लिख दिया ना तो त्रिघातीय हो गया। भले ही एक पदी व्यंजक है, एक पदी बहुपद है, पर घात के आधार से देखा जाए तो त्रिघातीय बहुपद है। क्लियर है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप इतना बड़ा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है। ए बी सी और डी बिलोंग करता है आर को वास्तविक संख्या। एक मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होवे तो चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन एक मान 0 नहीं होना चाहिए। ए इजकल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी नंबर दे देखिए, रैखिक बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है जी, तो 1 बोलिएगा। द्विघातीय बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या क्या होती है जी, तो 2 बोलिएगा। क्लियर है। फिर बोलिएगा त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है जी, तो 3 बोलिएगा। अब क्या ए एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद है, तो यहाँ पर ए बराबर 0 कह दिए तो बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ए का मान 0 बोले तो नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी रैखिक बहुपद होगा, तभी द्विघात बहुपद होगा, तभी त्रिघात बहुपद होगा, तभी चतुर्थ घात बहुपद होगा। क्लियर हो गया। अब इसमें भी सवाल क्या, ए एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद है, बी इजकल टू नॉट 0, तो हाँ अब यहाँ पर ये नहीं दिया, फिर यहाँ के 0 तो ए 0 हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ बढ़िया दिया हुआ ना रैखिक बहुपद। क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघाती बहुपद है, बी बराबर 0 दिया, हाँ तो द्विघाती है ना, रूप तो ऐसे ही दिख रहा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघाती बहुपद है, हाँ बिल्कुल, ये तो व्यापक के रूप लिख दिया है, नहीं लिख दिया है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघाती बहुपद है यदि ए इजकल टू नॉट 0, हाँ जी, क्यों नहीं, ए का तो मान 0 नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा बहुपद है, दोनों के आधार पर बताइए, तो द्विघाती है और द्विपदी है, क्योंकि एक पद और दो पद, द्विघाती है द्विपदी भी है। देखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद है जहाँ ए बी सी बिलोंग करता है आर को, हाँ बिल्कुल, जब वास्तविक संख्या को बिलोंग कर रहा है तो ए का मान 0 तो नहीं है। क्लियर हो गया क्या। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग बहुपद के मान में। बहुपद के मान में मान लीजिए पी ऑफ एक्स में कोई बहुपद ए एक वास्तविक संख्या है, तो पी ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पर 1 रखने से न बहुपद का जो मान मिलेगा उससे बहुपद के मान कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो आप, यदि कोई बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, तो एक्स बराबर 4 के लिए बहुपद का मान क्या, तो एक्स जहाँ जहाँ वहाँ पर 4 रख दीजिए, जो आएगा हल करके वो मान हो जाएगा, बहुपद का मान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप रूट वाला में हो जे भी हो 4 रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं, और हल कर दीजिए रख करके। बाकी तो हल करने आता है, न हल करने आता कमेंट करके बताइएगा। उसी तरह से पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस ए, तो एक्स बराबर माइनस ए के लिए बहुपद का मान तो 0 आ जाएगा। देखिए ना, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से आ जाएगा प्लस ए, तो कैंसिल तो 0 भी ना होगा। बहुपद का शून्यक, तो शून्य के बारे में जानेंगे। किसी बहुपद के उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद के प्रतिस्थापित रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ये चर को बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक्स बराबर 0 ले रहे हैं, तो 0 रखने पर क्या 0 आ रहा है, नहीं, तो एक्स बराबर 0 लेने, एक्स बराबर जो है 6 लिए तो नहीं आया, तो 0, हाँ अब जांचेंगे एक्स बराबर यहाँ पर अब ले लेते हैं क्या है,
तो यहाँ पर जो है 1 लिया हुआ, 1 पर 0 आता है, यस बिल्कुल आ गया, तो ये शून्य खो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से देखिए यहाँ x बराबर -6 लिए तो इस पर 0 हो गया। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 1 -6 शून्य काल आ जाएगा, 1/-6 बहुपद का शून्य हो जाएगा। लिख दिए है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ही अब कुछ तालिका बना दिए, आराम से समझने वाला, स्पष्ट है। शून्यकों की संख्या बहुपदीय से पता लग जाएगा। देखिए बहुपद के प्रकार है शून्यकों की संख्या। रैखिक क्या है, घातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, द्विघात के 2 होगा, त्रिघातीय 3 होगा, चतुर्थ घातीय के 4 होगा। बिल्कुल याद हो गया। बहुपद का आलेख एवं शून्यकों की संख्या। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं रैखिक बहुपद का आलेख। माना कि कोई रैखिक बहुपद 3x + 4 है, तो p(x) यानी 3x। तो सबसे पहले इसको p(x) को y मान लीजिए, तो y बराबर 3x + 4। बाकी क्या करिएगा ना, इसको मान निकाल लीजिएगा। इस तरह से डब्बा बनाने आता ही होगा। x के मान रख ले जाइए, y के मान निकले जाएगा। तो x के मान 0 रखिए तो y के मान 4, x के मान 1 रखिए तो y के मान 7, x के मान -1 रखिए तो y के मान 1। और इसके बाद क्या करिए, तो इसको जो देखिए यहाँ पर जो निकाले हैं वो हल किया हुआ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे निकाला गया, हल करके निकाले हैं जी। अब इसके बाद क्या किया है, जो आया है उसको जो है देखिए -1 तो इस तरह से ग्राफ देख सकते हो कि -1 यहाँ पर है तो यहाँ पर है, और 0,4 यहाँ पर तो यहाँ दर्शा दिए, 1,7 यहाँ। बाकी तो सब थ्योरी क्लियर है आप लोग को कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। बिना स्केल से तो खींच नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा है शून्य कैसी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है ना। वास्तविक होता है तो कह देते वास्तविक है, क्या क्लियर है। एक कैसी संख्या है, तो एक जो है आपका प्राकृत संख्या है। बिल्कुल राइट जी। 3 अंकों की सबसे बड़ी, अब ये सब तो मालूम होगा ना, 3 अंकों की 999, 5 अंकों की सबसे छोटी बोलेगा, और उसका और क्या देगा क्या कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, और क्या देगा 5 अंकों की सबसे छोटी। तो 5 अंकों की हम 4 0 है वो कर दीजिएगा, उसके अंतर करना है तो बस अंतर कर देना है। ये सब में कुछ जान नहीं है, आप लोग रिवीजन करते रहे। उम्मीद है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएगा। ठीक है, केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग का, ये सबसे तो थ्योरी से परिचय ही होंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c होता है ना। तो देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और पहले समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे होता है ना। एक चीज़ ही जान लीजिएगा, वक्र रेखा जो होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। ठीक है ना, एक वक्र रेखा आएगा बहुत आगे चैप्टर में। तो देखिए इसका है जो कि द्विघात बहुपद का आलेख बनाने का प्रयास करते हैं, तो y बराबर मान लेंगे, जो दिया हुआ है x² - 2x + 3 है, y मान लेंगे। ठीक, उसके बाद इसको क्या करेंगे, मान निकालेंगे, कॉलम से जाएंगे तो d का भी मान करके निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करिएगा, आप x का मान 0 रखिए तो y का मान मिल जाएगा समीकरण में। ये जो आप देख रहे हो ना गुरुजी, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना y बराबर इतना, इसमें x के मान रखिए, y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो इस तरह से क्या किया, एक डिब्बा बना दिया। ये डिब्बा कैसे बना गया, तो यहाँ देखिए हल किया हुआ है ना, और इसके बाद देखिए ग्राफ बन गया। अभी जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है आप देख रहे होंगे कि इस तरीक़े से बना हुआ है। इसको बोलते हैं परवलैयाकार। परवलैयाकार पूछेगा, द्विघात पूछेगा ना, देखिए इसको बोलते हैं परवलैयाकार। परवलैयाकार अगर पूछेगा द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो परवलैयाकार। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको मैंने बताया रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है हमेशा एक सरल रेखा होगा। देख सकते हैं आप, ये सरल रेखा में जा रहा है, इधर से जाए या तो फिर ग्राफ रहे तो इधर से जा सकता है, या तो फिर इधर हो सकता है, या तो फिर ऐसे हो सकता है। देखिए देखिए भाग रहा, या तो फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, या तो फिर ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, या तो फिर ऐसे हो सकता है क्या। तो इस तरीक़े से जो है ग्राफ बनता है। आई होप यू आप समझ रहे होंगे कि कैसे ग्राफ बना जाता है। इसको अब देखिए यहाँ पर जब ये ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c, यदि x² का मान, x² का गुणांक प्लस में होगा तो परवलैयाकार का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, माइनस में रहेगा तो नीचे की ओर खुलेगा। समझ गया ना। देखिए मैं नीचे की ओर वाला भी बताए हैं, ये तो भी परवलैयाकार है। तो देखिए इसमें आपका बहुपद देखने को मिलेगा। क्या x² का गुणांक माइनस में है, यस, तो माइनस में है तो क्या है, ग्राफ कैसे बनता, तो ग्राफ आप देख लिए होंगे ना कि नीचे से जाता, इसको भी बोलते हैं परवलैयाकार। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीक़े से मैंने बनाया। और समझिएगा ये भी देखिए परवलैयाकार बना हुआ है। ठीक है,
और इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा तो एक चक्ष पर वाला होता है, ठीक है ना। एगो दूगो दो जगह प्रतिच्छेद किया जाए जगह करेगा जाएगा शून्यक होगा। इसमें ये हो जाएगा सरल रेखा वाला एक शून्यक होगा क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना एक चक्ष को। इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें देखिए शून्यकों की संख्या एक ही होगा क्योंकि एक चक्ष में मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो एक ही होगा शून्यकों की संख्या। इसमें भी आपका एक ही होगा क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगा क्योंकि एक चक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद ही नहीं किया, टच नहीं किया। इसमें आपका जो है एक होगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर गया, ठीक है। इसमें जो है आपका दो होगा शून्यकों की संख्या, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है प्रतिच्छेद किया हुआ। आप देखिए इसमें शून्यकों की संख्या, तो ये परवलयी आकार के, तो ये देखिए ऐसे गया है फिर ऐसे गया है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो चार होगा। तो देखिए चार दिया हुआ, चार हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए पूछा इसमें शून्यकों की संख्या तो क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 10। इसमें एक भी नहीं होगा, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया नहीं किया। उसी तरीक़ा से इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गया और इसमें किया, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं होगा। इसमें तो इसमें एगो होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या थ्योरी देखते हैं रैखिक बहुपद क्या घातीय बहुपद के लिए शून्यकों में संबंध। पर मैं एक घातीय बहुपद एक्स प्लस बी के शून्यक यदि एक्स हो तो एक्स का वह मान होता है जो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 से मिलता हो, बिल्कुल वही शून्यक कहलाता है। जिसे ए एक्स प्लस से बी बराबर 0, प्लस में भी उधर आके माइनस में, फिर एक्स बराबर क्या जब माइनस बी बटा ए तो माइनस अचर पद, बी जो है अचर पद हो गया, ए जो है एक्स का गुणांक हो गया। अब देखिए इसको ये कहलाएगा शून्यक कैसे, तो एक्स की जगह पर माइनस बी बटा ए रखिए, तो रख दिए तो ए से क्या हो गया खत्म, माइनस बी या प्लस बी, तो माइनस प्लस कैंसिल बराबर 0 मिलता है ना शून्य से। तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद यानी ये घातीय बहुपद। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसका 3x - 2 का शून्यक निकालिए, तो क्या होता है एक रैखिक बहुपद। माइनस बी बटाए तो माइनस बी बटाए तो माइनस माइनस हो जाएगा 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा 3, तो 2/3 ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, समझ गया ना। उसी तरीक़ा से यहाँ पर और मैथ दिया हुआ है, आप इसको बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाँ यहाँ पर रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है, याद रखिएगा कितना होती है, एक होती है। ये तो कंप्लीट करिएगा, कितना होती है जी, एक। अब देखिए द्विघात बहुपद a² + bx + c का आलेख किस प्रकार का होता है, तो बोलिएगा परवलयी आकार होता है। कौन से आकार का होता है, परवलयी आकार का होता है। अब यही जो कि इसमें क्या बोलिएगा अगला सवाल में देखिए, यदि बहुपद a² + bx + c में a जो है ना 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है हो तो ग्राफ का मुख किस ओर खिलाएगा, ऊपर की ओर। जब प्लस रहेगा तो ऊपर की ओर, तो ये प्लस है ना, a क्या है 0 से बड़ा है, 0 से छोटा कब होगा, जब माइनस में रहेगा तब ना। हाँ यदि x² + bx + c में a जो है ना, a हो गया 0 से छोटा, तो एक x² a का जो मान है ऋणात्मक में होगा, माइनस में, तो इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा, परवलयी आकार का मुंह नीचे की ओर खुलेगा। अब देखिएगा 4 में, यदि बहुपद x² + bx + c का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटे तो शून्यक एक होगा, कितना होगा, एक। यदि बहुपद x² + bx + c में x अक्ष को कभी कहीं पर भी नहीं काटता हो तो शून्यक होगा, नहीं काटता x अक्ष को तो शून्यक होगा। द्विघात बहुपद -3x² + 4x का ग्राफ के मुंह किस ओर खुला रहेगा, तो ये तो माइनस में है। देखिए x² का गुणांक, ये जो a बराबर जो है -3 है, तो ये तो नीचे की ओर खुलेगा ना, तो सही विकल्प हो जाएगा। आपका सही विकल्प कौन हो जाएगा जी, तो आपका दिख रहा है नीचे की ओर, नहीं ऐसे खुलेगा ग्राफ में, ठीक है ना। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध, अब इसका संबंध देख लीजिएगा। प्रमेय क्या है, यदि अल्फा बीटा, ये फार्मूला सिद्ध किया हुआ, सिद्ध तो मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन में करा चुके हैं, इसको खाली फार्मूला याद रखना है। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a, मतलब क्या होता है माइनस x का गुणांक x² का गुणांक, क्लियर है ना। उसके बाद क्या था, अल्फा × बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो c बटा a, यानी अचर पद है, अब बट्टा में x² का गुणांक c बटा a होता है, ठीक है ना।
यहाँ पर फॉर्मूला एकत्रित करके लिख दिए हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एफ एक्स हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के दो शून्यक होता है। शून्यकों का योगफल है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कि अल्फा प्लस सिंबल लगा के बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बटा ए, और इस शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा तो सी बटा ए होता है, जिसको अचर पद बोलते हैं, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात बहुपद लिखने के लिए इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब कि इस तरीक़ा से रहेगा ना, अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा। ठीक, इसके लिए द्विघात तैयार करने के लिए फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो समझ गए होंगे। हालांकि एक एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो बी का मान माइनस में ऑलरेडी है तो माइनस माइनस टू, तो टू हो जाएगा, वन है तो दो बटा एक, तो यानी क्या हो जाएगा, दुयन आंसर होगा। उसी तरीक़ा से देखिएगा सी बटा ए, तो सी का मान माइनस 8 था और ए का मान 1, तो ये हो जाएगा माइनस 8। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। उसी तरह से ये सब भी बन जाएगा, उम्मीद करते हैं इस समझ में कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, कुछ फार्मूला है बीजगणित का ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा अल्फा बीटा से संबंधित सवाल, तो इसमें उपयोग में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और या तो फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या आता है माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला था ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, फिर तीसरा में ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है अंडर रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, चौथा में ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, ये तो देख लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला, या फिर ए प्लस बी इंटू, और इसको लिख देंगे क्या, अंडर रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। और फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। साथ में ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है माइनस बी के होल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। क्लियर हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये सब तो चैप्टर का थ्योरी लगभग करा ही दिए हैं, ठीक ना, और बाकी आप लोग बना लेंगे किस तरीक़ा से बनता है। ग्राफ बनाने के लिए बता दिए है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा द्विघातीय संबंध तो देखिए लिए, त्रिघातीय वाला देख लीजिए फार्मूला, अगर पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, है ना। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद का जो फार्मूला बनता है, सबसे पहले देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 शून्यक होगा, अल्फ़ा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। इसका फार्मूला था माइनस बी बटा ए। क्या होता है, क्योंकि बी बटा ए सिद्ध करके चला है तो ऊपर में लिखा जाता माइनस, तो माइनस बी बटा ए हो गया। ठीक है, बाकी तो अर्थ समझ में करता है अल्फा। अब देखिए दो शून्यकों के एक साथ लेकर गुणनफलों का योगफल, इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए। और एक फार्मूला होता है क्या, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए होता है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि फार्मूला तो याद ही होगा, याद नहीं रहेगा तो बनेगा भी नहीं आप लोग से, ठीक ना। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम से तो होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, याद है ना। बाकी सब भागा होगा आप लोग को नहीं आता है, कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आता है तो बता देंगे, ठीक है। ये तो भागा हुआ आता ही होगा देने के लिए, कैसे दिया जाता है। तो देखिए अब देख लेते हैं क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले समीकरण को समझिएगा। तो बीज व्यंजक में चर का वैसा मान जो व्यंजक को संतुष्ट करता हो उसे क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। यानी चर का जो मान आ जाएगा, चर के जो मान रखने से अगर ये संतुष्टि कर दिया तो उसी को बोलते हैं समीकरण बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ यहाँ पर है, टू, इसमें देखिएगा जांच कर दे रहे हैं, या पहले इसका एग्जांपल देखिएगा, 2 प्लस क्या है x है ना। अब बराबर क्या है 4, तो x बराबर जो हो जाएगा 4 माइनस 2 तो बराबर 2। अब यहाँ पर जांच करिएगा संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए x के जगह पर 2 रख दिए, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बराबर 4 आ गया कि नहीं, तो ये समीकरण हो गया। उसी तरीक़े से इसको भी जांच कर सकते हैं। 5 आगे हल करके यहाँ पर रखिए तो बराबर में 10 है, तो 5 गुना 2 करिए तो 10 मिलिए रहा ना, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण।
तो देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण, आइए इसको समझते हैं। यदि किसी समीकरण में केवल एक चर हो उपस्थित हो, एक चर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2x + 3 = 3 लिखा हुआ, तो इसमें एक चर क्या है, तो एक चर x हो गया ना। इसमें भी एक चर क्या है, तो एक चर x हो गया। तो जिस समीकरण में एक चर होगा ना, तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब समीकरण के नियम समझ लीजिए। समीकरण के नियम, तो समीकरण के नियम अनिम्नलिखित नियम होते हैं। पक्षांतर पहले समझिएगा। यदि किसी राशि को ना एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाते हैं, तो ले जाने की क्रिया को ही पक्षांतर बोलते हैं। यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ले जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतर बोलते हैं। और क्या होता है, पक्षांतर की क्रिया में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। पक्षांतर की क्रिया में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो निम्नलिखित होता है, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन सा चिन्ह परिवर्तन होता है। तो अगर जोड़ रहेगा तो इधर जाएगा ना, बाएं पक्ष में तो घटाव हो जाएगा। अगर घटाव है तो जोड़ हो जाएगा। गुना है तो भागा, भाग है तो फिर गुना, वर्ग है तो वर्गमूल, वर्गमूल है तो वर्ग, घन है तो घनमूल। और यदि घनमूल होगा तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। समझ गया इतना। चलिए अब देखिएगा, समीकरण है। समीकरण में दोनों तरफ व्यंजक को जोड़ा, घटाया, गुना, भाग किया जा सकता है सेम संख्या से, ठीक है ना। समीकरण को हल करने का नियम जानिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को हल करते समय सजातीय और विजातीय पदों को ध्यान में रखना है। जो अलग जाति का हो उसे ध्यान में रखेंगे, विजातीय सजातीय होगा उसको ध्यान में रखेंगे। तो जैसे 2, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 + 22, तो 2 वाला जात किधर मिल रहा है, 10 दिन। तो इसको 22 का मान निकालना, तो 10 - 2 करेंगे ना, तो एक जाति के साथ मैंने घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो इसी तरीक़ा से सब भी कर दिए। ये सब तो पता होगा कि जोड़ घटाव कैसे हो रहा है। अब इसमें भी मान लीजिए कि यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिए। एक जाति को एक तरफ कर लीजिएगा, जैसे 3x है तो यहाँ भी 3x कर दिए, 5 में से 3 गया 2x, इधर क्या हो जाएगा 16, तो 2 × 16 यानी 8 बार में कट जाएगा। बाकी तो समझा हुआ है हम लोग को, जो समझना देखिए। हाँ, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण को समझिए। 1/4 कैसे लिखेंगे, तो 1/4, 2/3 2/3, 2/2 तो 2.2/3। अज्ञात राशि को चर मानते हुए बनाया जाता है समीकरण वाला हिसाब को, ठीक है ना। और देखिए अगर मान लीजिए, देखिए 5वां थ्योरी, लगातार पूर्णांक की संख्या लेना हो। लगातार पूर्णांक की संख्या लेने के लिए क्या नियम मानना होता है, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5। पहले x मान लीजिए, 1 2 3 जोड़ दीजिए। दूसरा में लगातार सम संख्या मानना हो तो क्या हो जाएगा, x मान लीजिए, और 2 4 जैसे 2 4 6 होता है ना, इसी तरह से जोड़ दीजिए। x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, तो हो गया कितना। अब देखिए 7 नंबर में लगातार विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या करना, सम हो या विषम हो सेम चलता है। x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। अब सोचिएगा कि सर समय वाला ले लिया, नहीं। अब देख लीजिए नेक्स्ट के मान निकाल लीजिए आप, 3 आ गया ना। अब इसमें जो जोड़िएगा वही यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 रखिए आप, 2 है तो 3 और 2 5, फिर 3 और 4 7, आ रहा है ना विषम संख्या। चलिए ये सब हिसाब भी दिया हुआ, कुछ बता देते। 3 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 126 है। तो 3 लगातार पूर्णांक संख्या का रूल क्या होता है, x, x + 1, x + 2। तो देखिए यहाँ से योग है तो जोड़ दिए, 126 कर दिए। बाकी हल करके x का मान निकाल लीजिए, और x का जो मान आएगा उसके बाद देखिए रख दीजिएगा। 41 42 43 लगातार न होता। अगर 41 आ गया तो आने वाला क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर आने वाला 43, 4 होता तो 44। फिर अब देखिए यहाँ से फिर वही सवाल हो गया, 3 लगातार सम संख्याओं का योग। सम संख्या का रूट फॉर्मेट क्या होता है, x + 2, x + 4। अब देख रहे हैं x + 2, x + 4 को जोड़ दिया, 54 हो गया। और बाकी हल कर लीजिए, हल करने आता है, दाएं बाएं करके घटा करके ले आइए। बाकी चलिए सब कंप्लीट है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं फार्मूला बता रहा हूँ केवल, इसमें तो ऐसा कोई खास फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें सब समझना होता है कि किस तरीके से बनाना होता है। तो बनाने के लिए ही होता है। देखिए अब आयु संबंधी इसका फॉर्मेट जान लीजिए बनाने का। तो आयु संबंधी प्रश्न बनाने से पहले क्या करेंगे कि निम्न बिंदुओं की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। क्या है वो बिंदु, तो देखिएगा सबसे पहले वर्तमान आयु को कोई चर मानिएगा। फिर माना कि वर्तमान आयु जैसे x हो गया। अब 6 वर्ष बाद लिखना हो तो 6 देखिए 6 वर्तमान आयु x मान लिया, 6 + अब 6 वर्ष बाद लिखना है ना, तो यहाँ वर्तमान आयु +6 करेंगे तभी ना निकलेगा, तो x + 6। उसी तरीके से देखिएगा अगर पहले लिखना हो 6 वर्ष पहले, क्या लिखना हो 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु x -6 यानी x - 6 वर्ष। उसी तरह से देखिए एक उदाहरण दे देते हैं। राम की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 5 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि बात पूछ रहा है, तो x + 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा यानी इसका पॉइंट।
अब राम की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूछ रहा है पहले, तो 22 वर्तमान है, 6 वर्ष पहले, पहले के घटा दीजिए और बाद पूछे तो जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आयु संबंधी और ये सब तो उम्र संबंधी तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसे बनाना होगा। जैसे मैंने बताया पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितनी गुनी है, तो देखिए पुत्र की अगर वर्तमान आयु x मानिएगा ना, देखिए पिता के पुत्र की वर्तमान आयु x, तो पिता के 3x कर दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कहता है कि 10 वर्ष से पूर्व पिता की आयु, तो 10 वर्ष से तीनों के लिए, दोनों के लिए करिएगा तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र और 10 वर्ष पहले पिता, तो एक जो है तो एक 3 गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, 10 वर्ष से पूर्व की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो देखिए यहाँ पर बना दिए 4 गुनी, इधर हो जाएगा 3x - 10, इधर हो जाएगा x - 10 × 4। बाकी हल कर लीजिए ना आप लोग कि क्या करना है नहीं करना है, बताइए। वे सब तो ईजी है पूरा। अब देखिए ज्यामिति संबंधित बिंदुओं से जानकारी रख लेना है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ध्यान में रखिएगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री, अनुपूरक कोण कहिए तो वही होता है 90 डिग्री। और समझ लीजिएगा दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री। और अब तो हो गया, अब बाकी हिसाब बना सकते हैं। ये यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दोनों पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप तो 20 डिग्री दिया हुआ था। एगो x तो 20 + x अंतर में होगा तो एगो प्लस करेंगे ना, तो इस तरीके से आप दाएं बाएं हल करके मान निकाल लीजिए x का मान, पहली कोण और दूसरी कोण कर लीजिए, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए ज्यामितीय सूत्र को भी कुछ याद रखिएगा बनाने के लिए, क्योंकि ज्यामितीय सूत्र याद रखिएगा तो फॉर्मूला लगा पाएंगे ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण √L² + B², वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हालांकि क्षेत्रमिति का लेकिन ज्यामिति में भी उपयोग करते हैं बनाने के टर्म में, समीकरण में करते हैं। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 × A होता है। तो इस तरीके से आप मैथ भी बना सकते हैं। दो संपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो एगो x होगा तो क्या हो जाएगा, एगो 30 + x हो जाएगा। अभी संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जोड़ करके 180 के बराबर कर दीजिए, बाकी हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पहली कोण दूसरी कोण। तो इतना तो कंप्लीट कर दिए हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सब जो मैथ है ना, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर देखिए पूछा हुआ त्रिभुज के माप से दो कोणों का योग का मापों से बराबर है, तो ये बिना याद किए नहीं बना सकते हो फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है, अब कुछ रूल है। देखिए सिक्का पैसा संबंधित नोट से भी रहता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रकार और संख्या, तो एक पैसा में देखिए 1 रुपया, हाँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना संख्या, 1 रुपया पुराने के लिए 1 पैसा कितना लेना पड़ेगा, 100। 1 पैसा के कैसा सिक्का तो 100 पैसा, 100 सिक्का। और 2 पैसा के कितने लेना पड़ेगा, 2 पैसा के, तो यहाँ पर जो है 2 पैसा का नहीं, 2 पैसा का लेना हो तो 50 सिक्का पुराना पड़ेगा। 5 पैसा के लिए 20 गो, 10 पैसा के लिए 10 गो, 10 पैसा के लिए 10 गो लेंगे ना। आप देखिएगा 20 पैसा के लिए 1 रुपया पुराना हो तो 5 सिक्का लेंगे, 25 पैसा के कई सिक्का, 4 सिक्का, 50 पैसा के कई सिक्का तो 2 सिक्का, तब 1 रुपया होगा ना। 1 रुपया के 1 सिक्का, तब 1 रुपया हो जाएगा। आप देखिएगा इधर जो है 100 रुपया, 1000 रुपया वाला नोट वाला भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर है 1000 रुपया पुराना नोट, इधर प्रकार इधर संख्या, तो 1 रुपया के कितने नोट लेंगे तो 1000, 2 रुपया के अच्छा हाँ 2 रुपया का सिक्के वाला है जी, सिक्के वाला है। 1000 रुपया पुराना, तो 1 रुपया के कैसे सिक्का लेंगे तो 1000 सिक्का, 2 रुपया के कैसे सिक्का लेंगे तो 500 सिक्का, 3 रुपया के 200 सिक्का, यहाँ जो है 5 रुपया है ना, 5 रुपया, तो 5 रुपया वाला कैसे सिक्का लेंगे तो 200 लेंगे तो 1000 होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 10 रुपया वाला ले रहे हैं तो 100 सिक्का होगा, 20 रुपया वाला 50 सिक्का, 50 वाला तो 20 सिक्का, 100 रुपया वाला अगर लेते हैं नोट। अच्छा यहाँ पर नोट की बात किया गया है ना, अच्छा समझ जाइए। 1000 जो है नोटों को पुराना है, नोटों 1 रुपया वाला नोट कितने लेंगे तो 1000, 2 रुपया वाला नोट कितने लेंगे तो 500, 3 रुपया वाला तो ये 3 नहीं है 5 है, 5 रुपया वाला कितने नोट लेंगे तो 200 लेंगे, 10 रुपया वाला कितने लेंगे तो 100 नोट लेंगे। अब 20 रुपया वाला कितने नोट लेंगे, 20 रुपया वाला होता है नोट तो 50 गो, 50 रुपया वाला 20 गो, 100 वाला लेंगे 10 गो, 200 वाला लेंगे 5 गो, 500 वाला 2 गो, 1000 वाला 1 नोट लेंगे तो चलेगा। अब तो 1000 तो बंद हो चुका है, फिर भी हिसाब में रहता है ना। तो देखिए ऐसा यहाँ पर सवाल भी बनाने को मिलता है
कि लक्ष्मी एक बैंक में यानी खांची के उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया वाले नोट है, उनकी संख्याओं का जो है 2:3:5 के अनुपात है। और कुल जो मूल्य है न कहीं दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,00,000 4 लाख रुपया है, तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको तो पता होना चाहिए ना, अनुपात में दिया हुआ। तो 100 रुपया वाला क्रमशः 2, 3 ऐसा किया था ना, तो 100 रुपये वाला 2x, 50 रुपये वाला 3x, 10 रुपये वाला 5x। उसके बाद प्रकार गुणे संख्या होता है मूल बराबर, याद रखिएगा। देखिए फार्मूला भी होता है यहाँ पर, याद रखिएगा कि मूल बराबर क्या होता है, प्रकार गुणे संख्या। और संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मूल बटे प्रकार, फिर प्रकार बराबर मूल बटे संख्या। 4 चमन्नी बराबर 1 रुपया, 2 अठन्नी बराबर 1 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है उसी टाइप के है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है 100 रुपये वाला ये प्रकार हो गया, आई संख्या हो गया। तो प्रकार गुणे संख्या, प्रकार गुणे संख्या, प्रकार गुणे संख्या, टोटल मूल है तो जोड़ेंगे ना, तो कुल के जोड़ दिए तो इतना दिया हुआ। बाकी हल कर लीजिए, x के मान निकाल लीजिए और इसके बाद नोटों की संख्या निकाल लीजिए कितना होगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये जो है x के मान जो आया कितना, 1,000। तो 100 रुपये वाला जो नोट है वो कितने हो जाएगा, नोटों की संख्या 100 रुपये वाला में तो 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 50 रुपया वाला में 3,000 और 10 रुपया वाला में कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया वाला में होगा 5,000 नोट। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। अब तक जो मैंने पढ़ा है 1 चर वाले पढ़े, लेकिन जो 10th में पूछे जाते हैं वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही होता। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिस समीकरण में 2 चर मौजूद हो उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर एगो x है, एगो y है, तो 2 चर हो गया ना, x और y, तो 2 चर ही हो गया। यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर x और y है। ये भी 2 चर वाला, ये भी 2 चर वाला हो गया। अब देखिएगा इसमें जो है यदि x + b y + c = 0, जहाँ a b c बिलोंग करता है r को, और a का मान नॉट 0 होना चाहिए, b का भी मान नॉट 0, यानी a = नॉट, फिर b = नॉट, याद रखिएगा। ठीक है, तभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा। इसका मतलब बिलोंग्स, देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखता बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर जो पढ़ेंगे बिलोंग्स, सॉरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हाँ देखिए यहाँ से ये जो लिखा हुआ बिलोंग्स, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, यानी सदस्य है, अवयव है, दिखाता है समूचे को। आर का मतलब वास्तविक संख्या, ABC वास्तविक संख्या है, डिनोट किया। नोट में याद रखिएगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ होता है चर की अधिकतम घात कितना, 1। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ ही होता है कि अधिकतम घात क्या होता है, 1। देखिए 3x है, 5y + 10 = 0 है, चर x की घात 1 है और y की भी घात 1 है, इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अधिकतम घात 1 होता है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हमें पढ़ना है, देखिए लेसन स्टार्ट यहाँ से होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर 2 गो, यानी 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण, क्या गो, तो 2 गो एक साथ लेने पर जो समीकरण बनता है उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो युग्म हो गया ना, जोड़ा, ये भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। तो 2 को लिख देना एक साथ, तो युग्म में बदल जाएगा, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात ए इसको बोल सकते हैं a1x1 a1x + b1 y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ a b c और ये क्या हो जाएगा, फिर a2 b2 c2 वास्तविक संख्या। देखिए इसमें भी a2 है, b2 है, c2 है, इसमें a1 है, b1 है, c1 है। तो इस तरीक़े से जो है, अब देखिए हम लोग हल करने का तरीका सीखेंगे, रैखिक समीकरण का हल। तो रैखिक समीकरण का हल करने की 2 विधि है, एक ज्यामितीय है, एक बीजगणितीय विधि है। तो देखिए ज्यामितीय विधि क्या होता है, मान लिया कि रैखिक समीकरण युग्म में 4x + 3y = 20 और 2x + y = 8, तो इसे ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। ज्यामितीय विधि में ना ग्राफीय विधि से भी हल होता है। जैसे इस तरह से कॉलम बनाने के लिए आप लोग को तो पता है, x के मान रखिएगा, y के मान निकाल लीजिएगा और इसके बाद ग्राफ बनाइएगा। तो देखिए जहाँ पर ये प्रतिच्छेदी किया तो वही हो गया मान आपका, x के जो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब y का मान जो होगा 4, जहाँ पर प्रतिच्छेदी करेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से मिला दिए हैं कि नहीं, और इधर तो जहाँ पर प्रतिच्छेदी करेगा, जैसे कहने का मतलब हुआ ना, अगर मान लीजिए ऐसे करेगा तो यहीं पर वाला मान हो जाएगा 3.5, यहाँ पर पॉइंट गिरेगा और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यानी x बराबर, अगर इस स्थिति में देखा जाए तो -1, अब y बराबर देखा जाए तो 3.5 इसके अनुसार, पर तो यहाँ पर तो है इसके अनुसार दिया हुआ ऐसे है ना। तो यहाँ पर 2 और 4 है, क्या है, 2 और 4। अब देखिएगा
इसी तरीक़ा से और क्या होता है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि क्या होता है, तो वैसा विधि जिसमें किसी चर का मान निकाल करके ना किसी चर का लोप कर देंगे, किसी चर का मान निकाल करके या किसी चर का लोप कर प्रतिस्थापित कर बनाने की क्रिया को बीजगणितीय विधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं किसी दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को एक चर के रूप में बना करके दूसरे समीकरण में रख देंगे तो चर समान हो जाएगा। जैसे देखिए समीकरण 2 से चल दिए, 1 से भी चल सकते हैं, 2x + y = 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 2x, समीकरण 3 बना लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखिए तो एक जाति का बन जाएगा ना, रखिएगा तो x x सब हो गया कि नहीं। तो अब जाति का हल कर लीजिए, x के मान निकालिए, फिर से x का मान रख दीजिएगा समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या था, y बराबर 8 - 2x, तो x के मान 2 आया तो 2 दूनी 4, 8 में से 2 गया, 8 में 4 गया तो 4 होगा, x बराबर 2 y बराबर 4। ये केवल रिवीजन के लिए बता रहे हैं। और इसी को विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, जो आंसर वही आया y बराबर 4 आया था ना, उसमें x बराबर 2 यही आएगा। समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक ये है और दूसरा ये। अब विलोपन विधि बनाने के लिए क्या होता है कि अगर हमें सेम बनाना हो, देखिए इसमें अगर इसमें 2 है तो इसमें 4 लाना, तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिए तो आ गया है ना, और दोनों का हल कर दिए। देखिए दोनों को हल करने पर तो यहाँ पर देखिए माइनस कर दिए, हल करने पर प्लस प्लस था तो ये कट जाएगा, 3 यहाँ देखिए 3 में से 2 गया तो एक ही y बचेगा। अब इसमें 16 चला गया तो 4 होगा ना, तो y बराबर जो है आपका ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो y का मान जो है 2 में रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी x का मान इसमें भी 2 आ गया, क्योंकि ये भी नियम होता है y बराबर 4। तो हो गया ना। अब देखिएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नियम को हल करने की बीजगणितीय विधि 3 प्रकार की होता है। एक प्रतिस्थापन हो गया क्योंकि उसी में प्रवेश किया हुआ, एक विलोपन हो गया जिसको विलुप्तीकरण विधि कहते हैं, और वर्जगुणन विधि हो गया। तो देखिए ये सब मालूम होना चाहिए। प्रतिस्थापन बता ही दिए, विलोपन बता दिए, अब बताते हैं वर्जगुणन विधि। ठीक है, कि वर्जगुणन विधि क्या होता है। देखिए वर्जगुणन विधि इस प्रकार की विधि में नियमानुसार यानी तिर्यक गुना करके घटाकर बनाने की क्रिया को वर्जगुणन विधि कहते हैं। समीकरण 2 को ले लीजिएगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दोनों समीकरण हो गया। अब दोनों क्या करना है, इस तरीक़ा से देखो ये बनाने का टर्म बता रहे हैं कैसे फार्मूला सजाना है, तो इस तरीक़ा से गुना कर देना है, क्रॉस गुना करके घटा करके। चलिए मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, देखिए यहाँ पर जो है फार्मूला किस तरीक़ा से बना हुआ है। तो b1 × c2 - b2 c1, अगर b1 इधर ले लिया तो b2 इधर हो जाएगा, c1 यहाँ है तो c2 है, याद कर लीजिएगा आराम से। अब देखिए इधर a2 है तो इधर a1 हो जाएगा। तो एक बार सबके बराबर करिएगा, एक बार इसके साथ बराबर, एक बार इसके साथ बराबर, यानी इसको लीजिएगा एक बार इसको लीजिएगा तो x के मान यहाँ से निकल जाएगा, फिर इसको लीजिएगा तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ, तो यहाँ 4x + 3y = 20 है, 2x + y = 8। ठीक है, अब दोनों में क्या करिएगा तो a1 b2 ये सब के मान ले लीजिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक, अब इसमें क्या करिएगा, जैसे बनाए x के मान निकालना तो इस तरह सजा देना, ऐसे सजा देना और ऐसे, और इसके बाद क्या करना है तो देखिएगा आप देख रहे हैं सबको पहले हल कर लीजिए, बाद में देखिए इसको रख लीजिएगा, a b c का मान a1 b2 ये सब का मान रख लीजिएगा नहीं। आप तुलना करिएगा, क्या करिएगा तुलना करिएगा। तो तुलना कैसे, तो एक बार इसके साथ में इसके साथ लीजिएगा और इसके बाद इसके साथ में। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए x बटा -4 1/2 लिया हुआ है ना, और एक बार जो है इसके साथ लिया हुआ y वाला, तो x बराबर 2 y बराबर 4, उसमें से भी आया था ना वही समीकरण है, और यहाँ भी वही समीकरण वाला लिए तो आंसर मिल गया। हाँ देखिएगा दो चर वाले शब्द समीकरण, तो आयु संबंधी ये सब तो बता दिए हैं कि कैसे बनाना, दो चर मानना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को सदैव वर्तमान आयु को चर माने, तो 5 वर्ष बाद यहाँ देखिए x, यहाँ पर x भी, लेकिन यहाँ पर क्या करना है अलग अलग रहेगा तो राशि को अलग अलग चर में मानना है। हालांकि आयु संबंधी पहले बता दिए थे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए x y के रूप में माना हुआ है, दोनों का अलग मान लीजिएगा। वर्तमान है, एगो के x मानिएगा, एगो के y मानिएगा। पिता के लिए y कुछ भी मान लो ना, पिता या पुत्र के लिए x मानिएगा तो पिता के लिए y मानिएगा। समझ गया ना इतना। बाकी तो अंकों संबंधी मालूम है ये कि अंकों संबंधी कैसे बनाना है। तो देखिए एक अंकों की संख्या को 10x + y माने, अंकों वाली संख्या के प्रश्न को बनाने के लिए 10x + y माने, जहाँ y जो है इकाई बनाइएगा। अगर इकाई जो है y है और दहाई जो है x है तो क्या बनाइएगा 10x + y करिएगा, नहीं समझे। जैसे इकाई अंक 2 बना दिए और दहाई अंक बना दिए 3,
तो आप कहिएगा ना कि 32 होगा, क्योंकि 10 गुना 3 प्लस 2 10 तिया 30 प्लस कितना 2 तो 30 और 2 32, तो यहाँ भी 32 हो रहा था कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सब पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है, ये सब बना लीजिएगा आराम से मान करके, पेंसिल कलम एक्स वाई मान लीजिए, ठीक ना। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फार्मूला है कि याद रखिएगा, समय दूरी चाल पर आधारित, ठीक ना, समय दूरी चाल पर आधारित। इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को बनाने के लिए सूत्रों की मदद लेना होगा। किसको मदद लेना होगा, सूत्रों की। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, फिर दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ठीक, और समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल होता है। तो ये सब तो बहुत ही डिटेल से बताया है, आप वहाँ जा कर के समझ सकते हैं नोट्स को। ये हम केवल फार्मूला के लिए ये वीडियो बनाए हैं, ठीक ना। जो फार्मूला से डायरेक्ट ये सब के तो डायरेक्ट हिसाब ही पूछता है ना, इसमें ऐसा नहीं है। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट और आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला ये सब थ्योरी पढ़ेंगे। वैसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता तो वह रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाएगा, और ये समानांतर रेखा भी होगा। ग्राफ जब खींचेंगे ना तो इसका समानांतर रेखा होगा, क्योंकि हल नहीं होता। मतलब इस तरीक़ा से इसका पहचान है, A1 बट्टा A2 अब बराबर होगा B1 बट्टा B2, अब बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 से। इसको बोलते हैं असंगत, कोई हल नहीं और समानांतर। 3 कंडीशन होता। अगर मान लीजिए ऐसा दिखे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2, तो ऐसा दिखे ना तो असंगत मारिएगा, कोई हल नहीं, समानांतर रेखा होगा, ठीक। और समझिएगा वैसा समीकरण युग्म जिसका हल होता है वह रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। जिसका हल होता है उसको संगत युग्म कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हल हो गया ना, यानी समीकरण का हल होता है तो इस तरीका से रूप आवेगा A1 बट्टा A2। जब A का मान रखिएगा A2 का मान रखिएगा तो दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, क्रॉस हो जाना चाहिए, इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। इसको क्या क्या बोलेंगे, तो संगत युग्म बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, केवल एक हल या अद्वितीय हल बोलते हैं इसी को। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं हल होगा, ठीक। तो इसी को बोलेंगे संगत, इसी को बोलेंगे केवल एक हल या अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा। ग्राफ खींचेंगे ना तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, 2 होगा ना, 2 समीकरण है। और ध्यान दीजिएगा कि वैसा समीकरण युग्म जिसका परिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो वह युग्म रैखिक समीकरण का संगत होता है। अगर अनेक हल हो गया ना तो उसका भी हल क्या होता है, अनेक हल होता है। इस तरह से फॉर्मेट होता है जी, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 तीनों बराबर हो, इसको बोलते हैं क्या, इसका हल क्या क्या होगा, अनेक हल होगा। रेखा की बात करें तो संपाती रेखा होगा, और इसका युग्म में बात करें तो संगत युग्म होगा। संगत होगा जिसका हल है ना संभव, उसको संगत बोलेंगे, ठीक। और ध्यान लगा के देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए इसमें एक चार्ट बना दिए हैं, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना अनुपातों की तुलना, A1 बटा A2 अब पहले हो जाए B1 बटा B2 से, यानी नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं, इस तरीक़ा से हो गया। A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। तो ग्राफीय अगर खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा। बीजगणितीय की बात करें तो केवल एक अद्वितीय हल होगा, है ना। दूसरा में यहाँ पर उदाहरण भी लिया गया है, A1 बटा A2 तो 2 हो गया A, ये हो गया A2 तो A2 के मान 4 हो गया। तो इसी तरह से B1 के मान 3 अब B2 के मान 6, C1 के मान 9 -9 और C2 के मान -18, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक ना। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो अगर बात करें ग्राफी है तो संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है अगर ये ग्राफ खींचा एक समीकरण का, दूसरा का भी इसी रेखा पर से गुजरा ना, यानी पता नहीं चल रहा, अगर इसी पर से इस तरह से खींचा और एक रेखा इसी पर से खींचा गया तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। समझ गया ना, क्या बोलेंगे, संपाती रेखा बोलेंगे। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर समझिएगा। और हाँ, इस तरह से रहेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो आप परिमित रूप से अनेक होगा बीजगणितीय की बात करें तो, हल करें तो। और ध्यान दीजिएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2 हो। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट इस तरीक़ा से हो तो समानांतर रेखा होगा। अगर ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीक़ा से, यानी समानांतर होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं,
अगर हल की बात करें तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ क्रॉस नहीं कर रहा, ऐसे लड़ेगा एक दूसरे से तब ना। इस तरीके से मान लीजिए ग्राफ है और ऐसे है तो ऐसे जगह तब ना प्रतिच्छेदी करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक तालिका को और समझिएगा, बहुत ही मोस्ट है। जैसे A1/A2 B1/B2 ऐसा शर्त हो तो इसमें क्या होगा, हलों की संख्या की बात करें तो एक और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। और युग्म की बात करें तो युग्म अविरोधी होगा, यानी संगत होगा, कोई विरोध नहीं डालेगा हल करने में, ठीक है ना। अविरोधी माने कोई विरोधी नहीं, हल हो जाएगा तो अविरोधी इसी को बोलते हैं, ठीक है। याद करने के लिए याद रखिएगा, जिसका हल हो जाता है ना वो अविरोधी कहलाता है। समझ गया? A1/A2 B1/B2 यानी तीनों क्या हो, शर्त बराबर होता है, अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा। और इसका युग्म की बात करें, इसका तो रेखा समझिए गया, संपाती रेखा होता है। और इसका युग्म की बात करें तो आश्रित होगा। अगर तीनों के तीनों बराबर हो गया भैया तो ये आश्रित होगा और संगत भी कहलाएगा। अब देखिए अभी क्या है, A1/A2 और B1/B2 बराबर हो और C1/C2 बराबर ना हो तो इसका कोई हल नहीं होगा और युग्म विरोधी होगा। क्यों? क्योंकि रुकावट डाल दिया ना, विरोधी कर दिया ना, इसलिए हल नहीं हुआ और इसे संगत नहीं असंगत नाम देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट थ्योरी अच्छा था, है ना, एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सबका जो है ना, जो ग्राफीय निरूपण होता है समानांतर संपाती, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेखा इस तरीक़ा से जा रहा है तो ये क्या हो गया, संपाती हो गया। इसका जो है क्या हो जाए, सॉरी संपाती कहते हैं, समानांतर हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। ये विरोधी भी हो जाएगा और ये असंगत भी हो जाएगा क्योंकि इसका हल ही नहीं हो रहा है ना। और देख सकते हो ग्राफ है ना, सभी का ग्राफ बना हुआ है। देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये हो जाएगा आपका A1/A2 = नॉट B1/B2, क्योंकि इसका हल हो गया, केवल एक हल होता है। और एक मैं दिखा देता हूँ कि रेखा पर रेखा जो गुजरेगा। देखिए अभी इसमें जो है ना दोनों समीकरण है आपका, यहाँ देखिए यहाँ भी एक समीकरण, यहाँ भी, और दोनों का रेखा एक ही पर चल गया तो इसका तो ढेर सारा हल हो रहा है ना, अनंत हल हो रहा। तो ये हो जाएगा संपाती रेखा। ग्राफ पर पता चल गया संपाती कब होता है। आप देखिएगा, अब इतना ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, नोट पॉइंट देखिएगा, ध्यान से देखना है जी। अगर B² - 4AC इतना को बोलते हैं विवेचक, जिसको D से डिनोट करते हैं, विवेचक बोलिए, विवेक्तर बोलिए, विवेचक बोलिए, विवेक्तर बोलिए, ठीक है। तो B² - 4AC इस है ना, कहता है कि यदि शून्य या धनात्मक हो तो मूल वास्तविक होगा। शून्य आ गया या धनात्मक कोई मान आ गया तो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। देखिए यहाँ से पहला समझिएगा, यहाँ पहला तो मैंने समझा ही दिया। क्या समझा कि अगर B² - 4AC का जो मान है शून्य या धनात्मक हो जाए तो मूल वास्तविक होगा। दूसरा, यदि B² - 4AC का मान यानी D का मान 0 से छोटा हो जाए तो इस स्थिति में समीकरण का कोई वास्तविक हल ही नहीं होगा, ठीक है ना। यानी 0 से छोटा यानी ऋणात्मक न हो रहा है, D का मान ऋणात्मक हो रहा है तो इसका इस कंडीशन में कोई वास्तविक हल नहीं होता। तीसरा, यदि B² - 4AC इतना क्या बोलते हैं तो D बोलते हैं, मालूम है ना। B² - 4AC फार्मूला होता है जी, D बराबर क्या होता है जी, इसीलिए तो मैंने बोला D बराबर होता है B² - 4AC। तो इतना का यदि मान यानी D बोल सकते हैं, तो D बराबर 0 हो तो समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। समीकरण के क्या होगा, दोनों मूल समान होंगे, यानी x का जो मान आएगा दोनों माइनस में भले आ जाए या प्लस में, लेकिन समान होगा। अब देखिए यहाँ से, यदि B² - 4AC बड़ा हो 0 से, ठीक, बड़ा हो किससे जी, 0 से बड़ा हो, यानी दिया हुआ है कि D का मान, देखिए ध्यान दीजिएगा, D का मान B² - 4AC को D पढ़ते हैं, D का मान 0 से बड़ा हो जाए, D << 0 हो तो इस स्थिति में ना समीकरण का मूल वास्तविक व असमान होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर x के मान 2 आया तो एक वो तीनों अलग हो जाएगा। आप देखिए घेरा हुआ है, इसको शॉर्ट में बना दिया गया है, आप इसे ही घोर के पी जाओ। D बराबर 0 तो मूल वास्तविक व समान होगा, D का मान 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक व समान होगा, D <> 0 यानी D का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल हो वास्तविक नहीं होगा, यानी कोई हल इसका वास्तविक नहीं है। क्लियर हो गया इतना। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बता दिया 18। देखिए यहाँ पर सवाल है ना, क्या सवाल दिया हुआ है 2x, ठीक, यहाँ पर सीधा करके नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर सीधा लिख दिए 2x² - 12x + 18 0। तो A बराबर 2, B बराबर -12, C बराबर 18। तो यहाँ D बराबर निकाल रहे हैं B² - 4AC, तो D का मान 0 आ गया तो इसका मूल जो होगा वास्तविक व समान होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ बना भी दिया गया है तो मूल वास्तविक व समान होगा। तो देखिए यहाँ पर समान आ गया ना दोस्तों, 3 आई भी 3, देखा ना। अगर 0 आ जाएगा ना तो 3 हो, देखिए D का मान 0 आ गया तो इसका हल समान हो गया कि नहीं।
तो समीकरण की बात करें तो समीकरण का मूल वास्तविक व समान होगा। बाकी अब उसी तरह जांच करिएगा। अब आइए हम प्रवेश करते हैं समानांतर श्रेणी में। ठीक है, समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। समानांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? एपी। इसका परिभाषा क्या? तो वैसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर एक समान होना चाहिए, उसे समानांतर श्रेणी कहती है। जैसे तो 2 4 6 8, 4 में से 2 घटाई 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाई 2 बचेगा, 8 में 6 2 बचेगा। ठीक है, बाकी सब एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। T2 माइनस T1 करिएगा। यहाँ पर यानी पता चलेगा पदों का अंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, देखिए 2 आ रहा, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो देखिए आप यहाँ देखिए 2 आ रहा, 2 को बोलते हैं डी, यानी सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर किसको बोलेंगे? तो इसका परिभाषा बोल सकते हैं आप, दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। दो पदों के ही अंतर को क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, स्मॉल डी से। सार्वंतर बराबर फॉर्मूला था दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी T2 माइनस T1। दूसरा को T2 बोलते हैं, पहला को T1 बोलते हैं, तीसरा को T3 बोलेंगे, चौथा को T4 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा डी। फिर सार्वंतर निकालना, दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 माइनस T1 तो 20 माइनस 15 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अनुक्रम को समझिएगा। किसी भी क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को अनुक्रम कहते हैं। किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर दिए ना तो अनुक्रम कहलाया। आज श्रेणी क्या होता है? एक निश्चित क्रम में सजाने की क्रिया को श्रेणी कहा जाता है। समझ गया ना? दोनों में देखिए अंतर क्या हो गया, अनुक्रम हो गया, श्रेणी। इसको कोई क्रम में सजा दिया गया 1 4 9, माने इसमें अंतर सेम जरूरी नहीं कि आएगा, लेकिन श्रेणी में अंतर सेम आना चाहिए। इसमें अंतर सेम आवे या न आवे, यही होता है दोनों में डिफरेंस। अनुक्रम के सदस्यों को कैसे दर्शाया जाता है? तो पहला पद को T1, दूसरा पद को T2, तीसरा चौथा इस तरह से रहेगा। तो आप दर्शा दीजिएगा, छठवां तो T6। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए सवाल सर्वांतर, तो सर्वांतर निकाल लीजिएगा। T2 माइनस T1 होता है ना, बाकी तो समझा हुआ। आइए समानांतर श्रेणी के प्रकार। तो समानांतर श्रेणी जो होता है 2 प्रकार के होता है, परिमित और अपरिमित। ठीक है, परिमित और अपरिमित समझ गए हैं अपना इतना। परिमिति कहते हैं, परिमित। देखिए परिमित एपी और अपरिमित। परिमित क्या होता है? जिन एपी के गिन सकते हैं, जिन एपी को हम गिन सकते हैं, वैसा एपी जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो। जैसे 2 4 6 8 10 12 तक है, अगर ये डॉट डॉट कर देंगे इसे तो अपरिमित बन जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर अनंत हो गया, 2 4 6 8 10 डॉट 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 करा हुआ है ना, तो ये जो होगा अपरिमित हो जाएगा। आइए कुछ संकेत को जान लेते हैं। देखिए प्रथम पद को T1 और इसी को ए कहते हैं। ए माने होता है प्रथम पद। सर्वांतर क्या होता है? डी, तो T2 माइनस T1 होता है। समानांतर श्रेणी एपी से डिनोट होता है। एनवां पद को TN या AN से करते हैं। एन पदों के योग को करते हैं SN या S से करते हैं। इतना याद रखिएगा जी। हाँ देखिए समानांतर श्रेणी ज्ञात करने का आधारित प्रश्न, तो ये तो प्रश्न हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, अनुक्रम ज्ञात करने का आधारित प्रश्न ये पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। TN बराबर N × N + 1। ठीक है, तो N बराबर क्या रखिएगा? 1 2 3 4 रख दिए, अपने मन से रखिएगा। अब यहाँ पर N की जगह पर 1 रखिएगा, तो 1 × फिर 1 + 1, यानी T1 निकालिएगा तो क्या जगह 1 1 2 और 2 गुना करिए 2, यहाँ से निकला हुआ है ना। तो देखिए यहाँ से T1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, T2 रखिएगा 6, T3 तो 12, तो 2 6 12 ये अनुक्रम हो गया। तो अनुक्रम में क्या होता है? क्रम में सजा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, 12 में 6 गया तो 6, तो अनुक्रम केवल हुआ। श्रेणी जो होता है एक निश्चित में होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से TN बराबर फिर है अनुक्रम दिया हुआ, फिर सजा लीजिए 1 2 3 रख के। अब बटन में आएगा, जैसे भी आएगा वो वही सही होगा। आप देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, अब जो है फॉर्मूला को तैयारी करने जा रहे हैं। समानांतर श्रेणी है ना, अगर पहला पद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहला पद को ये कहते हैं ना, तो ये +1 माइनस 1 × D लिखेंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 D गुना करेंगे तो 0 + A तो A होगा। दूसरा पद लिखना हो तो ये +D लिख देंगे। देख लीजिए हल करके, 2 - 1 तो 1 होगा, तो 1 गुना D करेंगे तो D होगा। तीसरा पद लिखना हो तो ये +2D, चौथा लिखना हो तो ये +3D, पाँचवा लिखना हो तो ये +4D, छठा लिखना हो तो ये +5D। एक कम करके बोलना। अगर मान लीजिए T30 लिखना हो तो ये +29D बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ में आ गया होगा। अगर 100वां पद लिखना हो तो T100 बराबर लिखेंगे +99D। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे फार्मूला की ओर। देखिए अब हम यहाँ सिद्ध करेंगे एपी का nवां पद, यानी TN या AN। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A + A 1 - 1 × D बोलते हैं ना, यानी A + A हो जाता। और दूसरा पद को बोलते हैं A + D, तीसरा A + 2D, चौथा A + 3D, चौथा पाँचवा A + 4D हो गया ना। अब इसी तरह से जाते रहेंगे, कितना जाते रहिएगा तो डॉट 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 nवां पद लिखेंगे +N - 1 × D, क्योंकि कम करके लिखता है ना। देखिए पाँचवा लिखता है तो 5 - N, तो N बोलेंगे तो यहाँ पर N - 1 × D होगा। तो ये फार्मूला बन गया जी, TN बराबर A + N - 1 × D, यानी nवां पद।
तो nवां पद के मतलब समझ ही गए होंगे क्या होता है। अब यहाँ पर क्या इसका अर्थ समझिएगा। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब सर्वांतर, एन का मतलब पदों की संख्या, ठीक। और टी एन का मतलब हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है एनवां पद है। समझ गया नहीं इतना। चलिए देखिए अब यहाँ से थ्योरी कंप्लीट करवा दिए हैं और यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अलग। अब देखिए फार्मूला ये होता है एस बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को बोलते हैं एस एन। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए, तो 2a हो जाएगा 2a प्लस, और नहीं तो ये लिख देंगे तो यहाँ टी एन हो जाता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी टी एन होता है तो यहाँ टी एन भी लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस टी एन, क्योंकि यहाँ तो लिख दिए एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देख सकते हैं ए एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर देखिए एक फार्मूला ऐसे भी जब अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तो एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन रखेंगे, समझ गया ना। या तो इसी को हम एल भी लिखते हैं, टी एन को लास्ट पद बोलते हैं तो एल से डिनोट करते हैं। फिर इसका अर्थ समझिएगा, एन का मतलब बता दिए पदों की संख्या, एन का मतलब पदों का योगफल, ए का मतलब प्रथम पद, एल या टी एन का मतलब अंतिम पद या एनवां पद या लास्ट पद, डी का मतलब सर्वांतर होता है। क्लियर हो गया इतना। और समझिएगा प्रथम पद को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं जी, प्रथम पद को T1 या ए बोलते हैं, सर्वांतर को T2 माइनस T1, फार्मूला हो गया AP। तो AP को कैसे लिखना है फार्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, तो AP में सजाना ए और डी दिया हो रहेगा तो AP लिख सकते हैं। एनवां पद का क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। समानांतर श्रेणी के लिए 3 पद लेना हो तो ए माइनस डी या ए प्लस डी। चौथा पद के लिए लेना 4 पद के लिए ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3D, यानी दो ही लेना माइनस वाला, दो प्लस वाला पूरा दिया। अगर मान लीजिए 5 पद लेना तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ए पी के एन पदों का योगफल क्या था फार्मूला एस एन या एस बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। चलिए और देख लीजिए फार्मूला एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस लास्ट पद अंतिम पद, एनवां पद बराबर होता है क्या, एक फार्मूला और होता है एस एन दिया हो रहता है तो एस एन माइनस 1 होता है, ठीक। अंतिम से एनवां पद अगर फार्मूला हिसाब पूछे कि अंतिम से एनवां पद ज्ञात कीजिए, पांचवां पद ज्ञात कीजिए, छठा पद ज्ञात कीजिए अंतिम से, तो इसके लिए फार्मूला क्या था ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस न लेके ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी ले लेंगे। क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इस तरीक़ा से उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए इसमें प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना हो तो बस सीधा ए बराबर निकाल लीजिएगा, डी बराबर निकाल लीजिएगा, फार्मूला पर रख दीजिएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा कोजी का ए प्राकृतिक संख्या एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो योगफल हो जाएगा। इस तरीक़ा से शॉर्टकट में भी आप बना सकते हो एन के रख करके कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 10 प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पर क्या जाएगा 10 और इंटू 10 प्लस 1 और बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 से 11, 11 5 55। समझ गया ना, यानी 1 से लेके 10 तक जोड़े हैं, है ना। तो इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। उसी तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। ये तो फार्मूला निकाल दिए थे ना, यही फार्मूला है ना, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो ये हो गया प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 प्राकृत संख्या के लिए क्या होगा, तो देखिए 3 गो, तो आप यहाँ से रख के बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बनाइएगा 3। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 2, यहाँ तो ये जोड़िएगा तो 4 होगा, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तो 6 आंसर आ रहा है कि नहीं, देखिए आ गया। शॉर्ट में भी आ जाएगा और लॉन्ग से भी आ जाएगा, मान रख दीजिएगा ए और डी का, एन का, इस सब का, तो बिल्कुल बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब तो समझ ही गया होगा। आप आराम से फार्मूला निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल लीजिएगा। अब देखिए एन पदों के योग के लिए कुछ संकेत हो गया। एन पदों का एस एन से करते हैं, 2 पदों के योग को S2 से करते हैं, 3 पदों के S3 से करते हैं, 10 पदों का S10 से करते हैं, 50 पदों का S50 करते हैं, 40 पदों का S40 करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीक़े से जो फार्मूला था मैंने करा दिया, ठीक है। अब आइए त्रिभुज में चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है त्रिभुज, ट्रायंगल, छठा त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से 3 रेखाखंड ये भी हो गया, तो पर बंद नहीं ना है इसलिए त्रिभुज नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो पता है त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण त्रिभुज कहलाता है। सर्वांशम का मतलब इसमें मेन रूप से समरूप पढ़ना। सर्वांशम का अर्थ समझिए सभी अंक समान हो, वैसा द्विआकृति जिसके माप और आकार समान होता है उसे सर्वांशम कहते हैं।
और बोल सकते हैं वैसा दो आकृति जिनके सभी अंग समान हो, एक दूसरे को ढक दे, उसे सर्वांगसम बोलते हैं। क्लियर। नोट में दो आकृति एक समान माप वाले सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है समान माप वाले सेम है, तो समान माप वाला रहेगा। जैसे यहाँ पर भी समान हो गया तो ये भी तो सर्वांगसम हो जाएगा, ये भी सर्वांगसम, ये भी सर्वांगसम, क्योंकि समान माप ले लिए हैं। ठीक है। समरूप का मतलब होता है क्या, वैसा देखिए ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ा रहा है ना PDF। समरूप के मतलब होता है वैसा दो आकृति जिनका जो है अंतर समान हो, है ना, यानी परंतु जिनका आकार क्या हो, आकार क्या हो, समान हो। आवश्यक नहीं कि उनके माप भी क्या हो, समान हो, इसे समरूप आकृति कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा और ये, तो दोनों की आकृति सेम है कि नहीं, तो ये हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। तो समरूप का जो संकेत होता है इस तरीका से होता है, एक यानी हंसुआ जैसा ऐसे कर दीजिए ना, और सर्वांगसम का होता है दो गोलक इस पर कर दीजिए सर्वांगसम, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। अनुपात क्या होता है, तो दो पदों के बीच के तुलना करने की क्रिया को अनुपात कहते हैं। जैसे ए से अकबर, बी से बीरबल, सी से चंदन, डी से दुर्केन कर दिए, तो ये भी बट्टा CD, तो ये भी कर दिए, तो 1/2 हो गया, CD बटा तो 1/2 भी हो गया। तो यहाँ अनुपात समानुपाती काल आ गया, बराबर हो गया ना, तो इसको समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। बाकी आपको उम्मीद करते हैं कि जो मैंने प्रमेय बताए हैं त्रिभुज में, ठीक है, जो प्रमेय है त्रिभुज का वो कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं प्रमेय 5 नंबर का। ठीक है। देखिए समानांतर रेखा, तो वैसा दो रेखा है जो दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करे उसे समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी नहीं कर रहा, L हो गया, M हो गया। क्लियर है। तिर्यक रेखा, तो यदि समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसे के बीच में 8 गो कोण बनता है। ये 9th का थ्योरी, फिर भी 10th में आता है बनाने में। बाकी सब संगत कोण मालूम होगा आप सभी को। सम्मुख कोण क्या होता है, तो ये फिगर के माध्यम से ही पकड़ सकते हो। ठीक है ना। कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, संगत कोण 2 के 6 होगा, कोण 4 की, कोण 8, कोण 3 के 7। सम्मुख कोण, तो कोण 1 के 3 होगा, सामना सामनी, है ना। कोण 2 के 4 होगा, 6 के 8, या 8 के 6, 5 के 7। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, तो कोण 4 एक ही और क्या अंतर कोण होगा, कोण 4 एकांतर कोण है, सॉरी एकांतर कोण, तो 4 होगा, इधर 6, तो 6 या 4, 3 5, 1 7, 2 8, यानी 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 यदि है तो 2 हो जाएगा। समझ गया ना। देखिए 8 है तो इधर 2, अगर 3 है तो 5, 1 है तो 7। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो तिर्यक रेखा के और अदर किएगा एक ही और के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 4 कोण 5, कोण 4 और कोण 5 180 डिग्री, मतलब एक ही और के अंतर कोण। देखिए कोण 4 कोण 5 जोड़िएगा 180, कोण 3 है कोण, ये क्या हो गया, कोण 6 है, ये कोण 3 और कोण 6, यानी 3 और कोण 6, यानी एक ही और के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब समझिएगा, वैसी दो आकृति जो एक समान नहीं होती है उसे असमान आकृति कहते हैं। बिल्कुल, ये त्रिभुज है, वृत्त है, तो असमान हो गया ना। अब देखिए ये वर्ग है और ये आयत है, तो असमान हो गया ना। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है तो ये समकोण त्रिभुज है, तो अंतर हो गया कि नहीं। अब आइए समरूप बहुभुज को समझिए। वैसा बहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या क्या हो, असमान या समान हो, तो बिल्कुल होते हैं, पर एक शर्त होती है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और फिर क्या होता है कि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, समानुपाती कहलाता है। समझ गया इतना। चलिए अब है जो कि आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, कोण बराबर हो गया, सभी के संगत कोण बराबर हो गया। यहाँ कोण B कोण C, सॉरी कोण E है, कोण A तो कोण D, कोण C तो कोण F। अब इसकी भुजाएं भी समान अनुपात में है कि नहीं, सब 1/2 1/2 1/2। तो संगत कोण बराबर संगत भुजाएं अनुपात में है, तो इसलिए यह समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ऐसा भी समरूप होता है संगत भुजाएं बराबर से, संगत कोण बराबर से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या जगह निम्नलिखित में दिए गए कुछ है जो है उसको बनाने का, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सत्य हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रिक्त स्थानों का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सवाल है, सभी सर्वांशम आकृति समरूप होते हैं। यस बिल्कुल, हाँ सभी समरूप जो है सर्वांशम नहीं होगा, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए और समझिएगा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज सर्वांशम होंगे, असत्य होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज हो ही जाएगा नहीं ना। चौथा, किसी व्यक्ति के एक ही नेगेटिव से चित्रित फोटो सर्वांशम होते, बिल्कुल किसी व्यक्ति के एक ही फोटो का नेगेटिव चित्रित किया हुआ तो सर्वांशम होगा, एक ही जैसा लगेगा, है ना। पाँचवा, एक व्यक्ति के 2 फोटो, एक 5 वर्ष की उम्र तथा एक 50 वर्ष की उम्र के समरूप होते हैं, बिल्कुल समरूप हो जाएगा। एक 5 वर्ष का, एक 50 वर्ष का, तो दोनों आकार में देखिए चेहरा में भले हो, है ना, लेकिन समरूप जैसा होता है। छठा, सभी
वर्ग समरूप होते हैं असत है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांशम नहीं होते, असत हो जाएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं तो बोलिएगा यस सत हो जाएगा। लेकिन एक ही माचिस की दो तिलियाँ सर्वांशम होंगे, बिल्कुल एक माचिस है उसकी दो तिलियाँ तो सर्वांशम नहीं होगा। अगला कक्षा 10वीं का लड़का सभी समरूप है, यस सभी तो 10 में कहलाएगा ना, लड़का तो समरूप होगा, लड़का लड़की में नहीं होगा क्योंकि लड़का लड़की में अंतर हो जाएगा, है ना। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग समरांशम होते हैं, बिल्कुल सर्वांशम होंगे, समरूप भी हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं इतना कंप्लीट हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सवाल, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग सदृश होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, यस भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर और इसकी जो है तथा संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये भरने वाला है, आपका शायद किताब से लिया गया है। बाकी आपको प्रमेय बताया गया, प्रमेय तो टाइम से समझ में आता है तो इसलिए प्रमेय कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में बना हुआ होगा आप लोग, उससे रिवीजन कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित टोटल फार्मूला को। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय ले लेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति जो होता है 3 से बना 3 कोण माप, है ना। त्रिकोणमिति का देखिए टोट निकालिएगा, 3 से 3 कोण से कोण, मिति से माप, 3 कोणों की माप किस में अध्ययन होता है, त्रिभुज में होता है, पता है ना। 3 कोणों की माप त्रिभुज में होता है। ट्री से मतलब 3, गुण से मतलब भुजा या कोण और मीटरों का मतलब माप होता है। 3 भुजाओं की माप का अध्ययन करना त्रिकोणमिति हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा त्रिभुज में क्या था, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, अगर करते हैं तो एक को बनाते हैं क्या, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है और ये जो 90 डिग्री सामने वाला होता है जो कर्ण होता है और जो शेष बच गया वो आधार होता है। तो इसमें जैसा रिलेशन होगा, जैसे देखिए माँ बेटी पत्नी में रिलेशन होगा, इसके बीच में 2 रिलेशन होगा। ये बेटी जो है इनका बेटी के ये हो गया, जैसे ये मैं हो गया, है ना। तो इस तरीक़ा से मैंने रिलेशन नहीं बना रहा। देखिए यहाँ पर मैं हो गया, ये बेटी हो गया। अब इससे पूछेंगे तुम्हारे पापा क्या था, ये इधर बताएंगे, इधर क्यों, हम बोले बेटी इधर, तो 2 रिश्ते बन रहा है ना, हर बार में 2 रिश्ता बनेगा। यहाँ देखिए बाप बेटी का रिश्ता हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माँ बेटी का रिश्ता हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6। तो देखिए यहाँ पर उस रिश्ते का नाम भी होता है ना। तो यहाँ पर भी त्रिकोणमिति में रिश्ते का नाम है जिया है, कोजिया है, स्पर्शिया है, कोटि स्पर्शिया, बेकोजिया है, बेउजिया है। अब इसमें जो होता है कि इसका क्या नाम होता है, जिया को साइन कहते हैं, कोजिया को कोसाइन कहते हैं, स्पर्श को टेंजेंट कहते हैं, कोट स्पर्श को कॉन्टेजेंट कहते हैं, बेकोजिया को सेकंड कहते हैं, बेउजिया को कोसेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो होता है 6 संबंध होता है। आप देख सकते हैं कि 6 संबंध क्या है ना। 6 संबंध बनाए ना, किधर चला गया किधर चला गया चलिए देखिए यहाँ से उड़ जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 संबंध 2 3 4 5 6। अभी जो है पूरा के पूरा फुल नाम था। कुछ मैथमेटिशियन ने बोला कि इतना नाम बोलना बहुत कठिन होता है तो इसका शॉर्ट कर दिया गया। और हाँ, ये सब थीटा थीटा जोड़ देगा बी की जगह पर, ये भी रह सकता। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा 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 कर दिया। और इसी का जो है ये विस्तारित रूप दिया था और इसी का जो है शॉर्ट रूप भी होता है। ठीक ना, जो आप लोग को आगे बताते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। उल्टा व्युत्क्रम तो साइन को उल्टा कोसेक, टेन को उल्टा कोट, कोस को उल्टा सेक, याद रखिएगा। आइए फार्मूला के साथ जान लेते हैं। हालांकि लंब कर्ण वाला याद रखिएगा तो लाल बटा कक्का साथ रखिएगा, लाल बटा कक्का साइन कोस, जिसके माध्यम से क्या होगा नहीं, साइन कोस टेन, इतना तीनों याद होगा, उसको उलट दीजिएगा। साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कोट। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बी बटा एच। ठीक, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार यानी पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी बी बटा पी, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब यानी एच बटा पी। अब इसमें देखिए ई लाल बटा कक्का, एल से लंब, कैसे कर्ण से आधार, कैसे कर्ण एल से लंब ऐसे आधार, याद रखिएगा। ठीक ना, नहीं तो ऐसे रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद बटा हर हर बोल, है ना। तो पंडित प्रसाद पंडित या पंडित बद्री, हाँ प्रसाद हर हर बोले, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले है ना, सोना चांदी तौले। देखिए एस से सोना, सी से चांदी, टी से तौले, तो यहाँ से भी हो जाता है ना। आनी पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोले सोना चांदी तौले। टी से तौले, सी से चांदी, एस से सोना, याद हो जाएगा। चलिए इसमें जो मैनुअल फार्मूला इसको याद करा देते हैं। और याद रखिएगा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1 होता। इसी में आप फार्मूला निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, उलट जाएगा ना। कोसेक बराबर निकालिएगा तो 1 बटा साइन हो जाएगा। और इसी प्रकार और फिर हो जाएगा टैन को उल्टा कॉट होता तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा उल्टा होता तो 1 होगा ना। तो फिर फार्मूला बन जाएगा टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट, कॉट बन जाएगा 1 बटा टैन। उसी तरीके से बन जाएगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉस थीटा। तो इस तरीके से बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है 2 एक्स्ट्रा में, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। याद हो गया। तो इस तरीके से प्रूफ भी करवाए थे, है ना। अब सर्वसमीका का फार्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ सिद्ध करके बताया हुआ, ठीक है। जब पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर बता देते हैं डिटेल्स में। फिर निकालिएगा पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी रूट में नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा होगा तो रूट हटा दिए, अति स्क्वायर हटा दिए तो रूट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें फार्मूला बनेगा जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब इसमें फार्मूला क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें तीसरा टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसमें भी स्क्वायर हटाई तो रूट चढ़ेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से एक फार्मूला और बनेगा, यहाँ पर ध्यान लीजिए, आधार को बेस बोलते हैं, लंब को हाइपोटेनस, कर्ण को लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस। इसको याद रखिए अथवा नहीं रखिए, संकेत याद रखना है ना। पी से लंब, एस से कर्ण, बी से आधार। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसमें देखिए पहला फॉर्मूला क्या बनाएंगे, अब इसको इधर लेके चल जाएंगे माइनस में, कॉट उधर जाके प्लस में, तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा कौशिक थीटा स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ाइए वही हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब निकाल लीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ाइए। क्लियर है। चलिए अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये 8.21 का कुछ एग्जाम्पल है। और हाँ, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जी, आप इसे घोर के पी जाइए क्योंकि इसके बिना आप नहीं बना पाएंगे डिग्री का। देखिए आप क्या है, साइन थीटा के 0 डिग्री मान 0 होता है तो इसमें मान होता है 1/2, साइन थीटा के 45 डिग्री मान होता है 1/√2, साइन 60 के मान होता है √3/2, साइन 90 के मान होता है 1, कॉस थीटा के 0 डिग्री मान होता है 1, 30 डिग्री मान होता है √3/2, 45 डिग्री मान होता है 1/√2, कॉस के 60 में मान होता है 1/2, कॉस के 90 के मान 0 होता है, टैन के 0 में मान होता है 0 होता है 0 डिग्री में, 30 डिग्री में 1/√3, टैन 45 में होता है 1, टैन 60 डिग्री में होता है √3, टैन 90 डिग्री में अपरिभाषित, कॉट के 0 डिग्री में अपरिभाषित 30 डिग्री में हो जाएगा कॉट के √3, कॉट को 45 डिग्री में मान होता है 1, कॉट के 60 डिग्री में मान होता है 1/√3, कॉट के 90 डिग्री में मान होता है 0। समझ गए। और ध्यान दीजिएगा कोट, तो सेक के 0 डिग्री में मान होता है कितना, सेक के 0 डिग्री में जो मान होता है, सेक की बात करें, सेक के 0 डिग्री में मान होता है 1, और 30 डिग्री में होता है 2/√3, 45 डिग्री मान होता है √2, और 60 डिग्री मान होता है 2, और इस सेक का 90 डिग्री मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है परिभाषित। याद रखिएगा कौशिक के 0 डिग्री मान होता है परिभाषित, 30 डिग्री में होता है 2, 45 में √2, और ये 60 में 2/√3, और 90 में होता है कौशिक के मान 1। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, तो ध्यान दीजिए, मैं जो बताता हूँ वही काम करो। अगर जल्दीबाजी के लिए यानी जल्दी बनाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो साइन याद कर लो, टैन याद कर लो। अगर साइन याद करते हैं तो कॉस को उधर से बोल दीजिए, जैसे इधर से याद करते गया, कॉस को 1, देखिए इधर वाला 1 लिखा हुआ है इधर, फिर क्या है 60 वाला इधर लिखा हुआ है 30 में, यानी ऐसे गए। देखिए इस तरीक़ा से
ऐसे गए और यहीं से उठा करके फिर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, उलट करके कॉस में। tan याद रहेगा तो tan को उल्टा कोट कर दीजिएगा, बाकी साइन आधे तो कॉसेक आध हो जाएगा, कॉस आधे तो सेक आध हो जाएगा। तो आध हो गया सब। आप दो याद कीजिए ना, दो गो का, साइन का और tan का। नहीं तो परीक्षा में जल्दीबाजी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, सामने बना लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा हिसाब बनता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद करने का एक तरीका बताएं, इसी तरह से याद करना। रट करके तो पूरा याद कर सकता है, पर दो चीज़ याद कर लो, बेहतर है। पूरा रटने से बेहतर है कि साइन को और tan को याद कर लो। देखिए ना, 0/1/2 1/√3। तो ये वाला जो टर्म है इधर, इसका जो है इधर, यानी इधर से गए और अंतिम वाला से शुरू से कैले चल जाते कॉस में, और बाकी तो सब उल्टा होता है। देखिए साइन 60 के मान √3/2 है ना, तो आप देखिएगा कि cos 60 के मान जो होगा उलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, यानी उल्टा होता है और क्या। तो याद कर लीजिएगा, इससे फाजिल क्या बताएं। अब देखिए पूरक कोनों वाला याद कर लेना है। पूरक कोनों का फार्मूला इस तरीक़ा से होता है। देखिए cos 90 - थीटा तो sin थीटा, sin 90 - थीटा तो cos थीटा, cot 90 - थीटा तो tan थीटा, tan 90 - थीटा तो cot थीटा, cosec 90 - थीटा तो sec थीटा। चेंज होता है, sec थीटा sec 90 - थीटा तो cosec थीटा। यानी याद रखिएगा ये क्या होता है, यानी चेंज की बात करें, साइन जो होता है उल्टा की बात नहीं करें, यानी cos साइन में, यानी साइन जो होता है चेंज होता है cos में, ठीक। cos यानी साइन में चेंज होता है, cot tan उल्टा चेंज एक ही होता है। cosec की बात करें तो sec में चेंज होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है चेंज। तो देखिए साइन का चेंज cos में, tan का चेंज cot में, sec का चेंज cosec में। कब, जब ये रहेगा क्या, तो 90 - थीटा रहेगा, उसमें करिएगा, समझ गया, तो उसी में चेंज करिएगा। क्लियर, बाकी तो सब हिसाब बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इतना है ना। तो आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक। चलिए।